Hello aspirants, welcome to डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। आज डेट है 5 जनवरी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर देखिए, जो कतर में हमारे 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स जिनका डेथ सेंटेंस कम्यूट कर दिया गया था। ठीक है, कम्यूट आप प्रेसिडेंट वाला जो चैप्टर पढ़ते हो आपके पॉलिटी में, उसमें भी ये सब आता है। हमारे प्रेसिडेंट के पास भी ये सब पावर्स है, राइट? तो उसी में आता है एक कम्यूट करने की पावर। ठीक है, कैन यू टेल मी विच आर्टिकल नंबर इट? ओके, क्योंकि मेंस में जब तक आप आंसर में इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर्स नहीं लिखते हो ना, तब तक उतने अच्छा स्कोर नहीं मिलता है। एनीवे, कम्यूट का मतलब क्या होता है कि डेथ सेंटेंस यानी कि जो फॉर्म था उसको एक लाइटर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। दैट इज सपोज कि डेथ से उसको अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कंसिडर कर देना। ठीक है, इसकी टाइमलाइन है, अगस्त में अरेस्ट किया गया था। उसके बाद कतर का जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है उसने उनको डेथ पेनल्टी दी थी। बाद में अपील की गई एपलेट कोर्ट में, उसने ड्रॉप किया डेथ सेंटेंस को और कम्यूट कर दिया। ठीक है, और अब 60 डेज दिया गया है टू अपील अगेंस्ट दी जेल टर्म्स, यानी कि सभी को अलग अलग जेल टर्म्स दिए गए हैं। सपोज अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया है तो अब इसके अगेंस्ट भी आपको अपील करना है, तो आप 60 डेज में कर सकते हो। यहाँ पर दिल्ली के जो एलजी है इन्होंने सीबीआई प्रोब ऑर्डर की है, बिकॉज मोहल्ला क्लिनिक में क्या है, फालतू में ही टेस्ट के नाम पर कुछ बिल्स बना दिए गए। राइट, सरकार से पैसा वहां देने के लिए कि हमने ये टेस्ट कंडक्ट किए वो टेस्ट किए, बट ऐसा कहते हैं कि ये घोस्ट पेशेंट्स थे। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं एग्जैक्टली तो उसमें सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर की गई है। यहाँ पर ईरान में बॉम्ब ब्लास्ट अटैक हुआ है सिंस 1979, इट इज द डेडलीस्ट वन। अब 1979 में हुआ क्या था? तो यहाँ इसको हम लोग कहते हैं फेमसली ईरानियन रेवोल्यूशन। ओके, जो इनके आज लीडर हैं आयतुल्ला खोमनी, ओके, उन्हीं की लीडरशिप में हुआ था। क्योंकि पहले जो रूल कर रहे थे ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मॉडर्नाइज, या आप कह लीजिए कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यूएस यूके, इनके इन्फ्लुएंस में ज्यादा थी पहले वाली जो मोनार्की थी। राइट? तो ये वहां के लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। अब क्योंकि जहां पर अथॉरिटेरियन चल रहा होगा वहां करप्शन हमेशा बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो उसी सबसे परेशान होकर लोगों ने रेवोल्यूशन किया और मोनार्की को ओवरथ्रो किया, और साथ में इन लोगों ने, आप कह सकते हो, अपना एक थियोक्रेटिक स्टेट बनाया। थियोक्रेटिक स्टेट मतलब एक क्लर्जी क्लास रूल कर रही है, ओके, अंडर द इस्लामिक लॉ, नॉट ए सेक्युलर लॉ। राइट? तो मैं यहाँ पर आपको पूरा ईरानियन जो रेवोल्यूशन है वो एक बार बता देता हूँ। अब देखिए, पहले तो इसकी कैपिटल है तेहरान। बॉर्डरिंग स्टेट में इधर इराक है, और ईरान और इराक इनकी वॉर बहुत लंबी चली है पहले भी। और इधर है अफगानिस्तान। तो आप देख सकते हैं कि एक इस तरफ इराक है जो कि एक इनस्टेबल कंट्री है। ठीक है, वहां भी प्रॉब्लम्स है। दूसरी तरफ है अफगानिस्तान, अनदर अनस्टेबल कंट्री। ओके, क्योंकि यहाँ पे रूल चल रहा है तालिबान का। ठीक है? इधर है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ भी इनके रिलेशन ज्यादा अच्छे नहीं चलते, क्योंकि यहाँ बॉर्डर पे ना जो ट्राइब्स हैं उसमें काफी स्क्रिमिशेस होते रहते हैं इन लोगों में। राइट? यहाँ पर है ये पर्शियन गल्फ, और ये है आपका सऊदी अरेबिया। तो पर्शियन गल्फ के डोमिनेंस के लिए इन दोनों में तनातनी चलती रहती है। ईरान है मोस्टली शिया लेड कंट्री। ठीक है, शिया सेक्ट यहाँ पे फॉलो होता है, और यहाँ पर है सुन्नी सेक्ट सऊदी अरेबिया में। ठीक, दोनों ही सेक्ट की आज से ही नहीं सदियों से बन नहीं रही है। और यहाँ पर ये जो एरिया है इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बात बहुत ध्यान से देखना कि ये जो टिप दिख रही है आपको, ये वाली लाइन, ये, ठीक है, तो ये जो एरिया है ना, ठीक है, ये तो पूरा हो गया यूएई, बट ये जो एरिया बचा है इतना एनक्लेव, ये इस कंट्री का है, ओमान का। ऑलराइट, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास जो ये एनक्लेव है ये ओमान के अंडर में आता है, यूएई के अंडर में नहीं आता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ओके, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, क्योंकि पर्शियन गल्फ से काफी सारा ऑयल और गैस इंडिया भी इंपोर्ट करता है। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर और ऊपर है कैस्पियन सी। ठीक है, कैस्पियन सी से जो कंट्री शेयर करती हैं बॉर्डर, उनका नाम है तारिक कंट्रीज। राइट? टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ये रहा। ठीक है, अजरबैजान, दिस वन, रशिया ऊपर की तरफ, नीचे ईरान, और के से कजाकिस्तान, ये भी ऊपर आता है, कजाकिस्तान और उधर रशिया। ठीक है, तो ये तारिक कंट्रीज हैं जो कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, ईरान के साथ, इधर इराक और इस तरफ अफगानिस्तान। शिया है, सुन्नी सेक्ट है उधर, दोनों में आपस में काइंड ऑफ प्रॉक्सी वॉर चलती रहती है। और ईरान ही है वो जो सपोर्ट करता है इन सभी ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो पैलेस्टीन में हमास हो या सीरिया और लेबनान में एक्टिव हिजबुल्लाह हो। ठीक है, या फिर सऊदी अरेबिया के इधर नीचे यहां पर आता है यमन, या चाहे यमन में एक्टिव हाउदी रेबल्स हो। ठीक है, ये तीनों एक तरह के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ऑल थ्री आर सपोर्टेड बाय ईरान। क्लियर है अब तक की ये पूरी पिक्चर?
चलिए अब ये देखते हैं कि आखिर ये ईरानियन रेवोल्यूशन जो हुआ था 79 में हुआ क्या था। 5 मिनट में खत्म करेंगे, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाए चांसेस कम है, बट अवेयरनेस आपको होनी चाहिए इसकी। See, by the end of Second World War, United States provided Iran with economic as well as political support in return of membership in democratic Western Bloc। क्यों? क्योंकि उस टाइम एक तरफ कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी जो डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रही थी, और दूसरी तरफ थी कम्युनिस्ट कंट्री लेड बाय यूएसएसआर। ठीक है, तो दोनों ही ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को अपने कैंप में लाना चाहते थे, तो उसके लिए इकोनॉमिक सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट, इस तरह की चीजें प्रोवाइड कर रहे थे। As a result, Mohammad Mossadegh, the National Front, he became the first democratically elected Iranian government in 1951। ठीक है, 1951 तक यहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट फंक्शन कर रही थी। नाउ ये जो आदमी था मोहम्मद मोसादक, ही वॉज अ वेरी मॉडर्न सेक्युलर पर्सन, प्रोग्रेसिव लीडर who was able to gain the broad support of both secular elite as well as Iranian ulema, that is religious scholar। यहाँ तक चीजें सब ठीक थी। After coming of power of Mossadegh, they made a bold move to address the issues of exploitation of Persian oil by Western powers and thus nationalizing the previously British-owned Anglo-Iranian company। अब ये जो कंपनी थी जो पर्शियन गल्फ से पूरा ऑयल निकाल रही थी, ब्रिटिश ओन्ड थी, ओके, इसको नेशनलाइज कर दिया था इस आदमी ने, मोसादक। अब जनता इससे खुश थी, डेमोक्रेसी भी चल रही है, रिलीजियस उलेमास का सपोर्ट भी है इस आदमी के पास, ठीक है, लोगों के लिए अच्छा भी कर रहा है। बट जब इसने ये नेशनलाइज की ना, तब यूके को प्रॉब्लम हो गई कि ये हमारे अगेंस्ट कैसे चला गया, हमने ही आपको बनाया इकोनॉमिक और ये सब देके, यूएस यूके ने, और आप हमारी अगेंस्ट जा रहे हो। सो दिस डिड नॉट वर्क इन हिज फेवर एंड इट अट्रैक्टेड ब्रिटिश एंड यूएस इकोनॉमिक सैंक्शंस एंड दिस इन टर्न क्रिपल्ड द ईरानियन इकोनॉमी। ऊपर से ईरान की पब्लिक को एक मैसेज भी गया कि अगर आप यूएस यूके इन वेस्टर्न कंट्रीज के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो आप सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है, आपको इनके हाथ की कठपुतली बन के काम करना पड़ेगा, राइट। अब क्योंकि ये आदमी मोसादक ये यूएसए और यूके के अगेंस्ट गया, पहले इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए, उसके बाद इन कंट्रीज ने प्लान किया एक कूप, ठीक है, कैसे इस लीडर को रिप्लेस किया जाए। तो 1953 में मोसादक वाज रिप्लेस्ड इन ए मिलिट्री कूप ऑर्गेनाइज्ड बाय सीआईए, अमेरिका की एजेंसी है, एंड ब्रिटिश इंटेलिजेंस। एज ए रिजल्ट शाह यानी कि जो किंग था रेजा पहलवी, द रूलिंग मोनार्क, ही वाज रिटर्न टू द पावर एंड एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी बिकेम ब्रिटिश पेट्रोलियम। उस कंपनी का नाम बदल के ब्रिटिश पेट्रोलियम हो गया, इस शर्त पे कि 50-50 प्रॉफिट शेयर करेंगे दोनों, ईरान और ब्रिटेन। क्लियर। तो जो राजा था रजा पहलवी, अब इसके हाथ में पूरी पावर आ गई। Not only did this intervention leave Iranians with a sense of bitter humiliation as well as betrayal, कि हमारी चुनी हुई गवर्नमेंट को हटा दिया एक बाहर की फॉरेन पावर्स ने खूब प्लान करके, ठीक है, और एक राजा को फिर से मोनार्की एस्टैब्लिश कर दिया हमारे यहाँ। Now its impact also reverberated within wider Muslim world, ठीक है, सभी मुस्लिम वर्ल्ड को एक मैसेज गया कि ब्रिटिश और ये जो अमेरिकन है वेस्टर्न कंट्रीज, इनके अगेंस्ट नहीं जा सकते आप ज्यादा। It sent the message that a democratically elected government would be toppled if it did not fit with the Western interest। The narrative continues to be the dominant discourse of Islamist activists till this day। आज तक यही माना जाता है, and it is used in explaining world events that affect the Muslim masses। अब इसी के साथ साथ एक और पैरेलल इवेंट याद कीजिए इजिप्ट में, ठीक है, वहां पर भी क्या हुआ, मोहम्मद नसर ने जो स्विस कैनाल था, अगेन ब्रिटिशर्स और फ्रांस के कंट्रोल में था, उसने भी स्विस कैनाल को नेशनलाइज कर दिया कि पूरा प्रॉफिट इजिप्ट के पास आना चाहिए, ओके। और वही रीजन था कि यूके और फ्रांस ने दोनों ने इजराइल को इनडायरेक्ट सपोर्ट किया और वॉर स्टार्ट हुई थी वहां पर, ठीक है। तो ये दो इंसिडेंट जो थे, इन्होंने एक मैसेज दिया था कि अगर आप वेस्टर्न पावर के हिसाब से नहीं चलोगे तो फिर आपको टॉपल किया जा सकता है। इसीलिए जब आज बात की जाती है नेहरू से गलती हुई, इंदिरा से गलती हुई, देखिए वो दौर बहुत अलग था। आज फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट करना और उस टाइम पे फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट करने में बहुत फर्क है। उस टाइम आपको बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होता था, फिर भी इंडिया ने अच्छे से सर्वाइव कर लिया, क्योंकि जब कश्मीर पे भी इन्वेजन हुआ था, फिर इंडियन आर्मी ने रिपील भी किया था कुछ हद तक, ठीक है, उसके बाद भी यूके और यूएसए का पूरा सपोर्ट पाकिस्तान के पास था। उन्हें लगता था कि पाकिस्तान अगर इस रीजन में हमारे कंट्रोल में रहेगा तो हम इस पूरे रीजन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इंडिया उतना कंट्रोल में नहीं रह सकता था उनकी शुरू से ही। अगर कंट्रोल में रहता, यानी कि कांग्रेस उस टाइम की अगर वो कंट्रोल में रहती, तो वो इंडिपेंडेंस की फ्रीडम मूवमेंट ही इतनी स्ट्रांग नहीं बनती, राइट। तो वो फिर भी एक बार को कंट्रोल से बाहर जा सकते, लेकिन जिन्ना और उसकी जो इस्लामिस्ट रेडिकल्स थे, उनको कंट्रोल करना यूएस यूके को ज्यादा आसान लगता है। इसलिए उस टाइम पाकिस्तान के पास पूरा सपोर्ट था। इनफैक्ट टिल 1971 वॉर, जब तक पाकिस्तान को डिवाइड नहीं कर दिया इंडिया ने,
यूएस से पूरी तरीके से पाकिस्तान के सपोर्ट में था। इसीलिए इंदिरा गांधी को 71 में जाकर फ्रेंडशिप ट्रीटी करनी पड़ी सोवियत के साथ कि अगर यूएसए इंटर करता है, नहीं करता तब तक ठीक है, हम पाकिस्तान को हैंडल कर लेंगे, बट अगर यूएसए एंटर करता है तो फिर हमें सोवियत सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। और सपोर्ट किया भी उसने, जब वो सबमरीन इंडियन ओशियन रीजन में उसने तैनात कर दी अपनी, राइट। तो ये सिर्फ फालतू की बातें आजकल जो चलती हैं कि नेहरू से गलती हुई, इंदिरा से गलती हुई, नहीं, वो टाइम बहुत अलग था कोल्ड वॉर वाला। चाहे वो ईरान हो, इजिप्ट हो या इंडिया हो, वो दौर ही अलग था। ओके, नाउ बिटवीन 53 टू 77 शाह रिलाइड हैवीली ऑन द यूएस। अब क्योंकि कूप करके यूएस और यूके ने बनाया था, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो शाह बना है ये पूरी तरीके से यूएस पे रिलाई करेगा, राइट। मॉडर्नाइज करने लगा अपनी आर्मी को, ईरानियन सोसाइटी और इकोनॉमी को सब यूएस के अकॉर्डिंग होने लगा। तो दिस इकोनॉमिक प्रोग्राम ब्रॉट प्रॉस्पेरिटी। ऑब्वियसली बात है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं तो प्रॉस्पेरिटी आएगी एज कंपेयर टू कम्युनिस्ट या मोनार्की। बट ये जो प्रॉस्पेरिटी और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ना, तो उसमें क्या हुआ कि इसके जो बेनिफिट्स थे वो इक्वली सबको नहीं मिले। कुछ एलिट क्लास थी, कुछ एजुकेटेड क्लास थी, बस उन्हीं तक पूरे बेनिफिट्स पहुंचे, ठीक है। लिटरेसी इनकी लिटरेसी रेट भी इंक्रीज हुआ, बट दिस वेल्थ वाज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। और जबकि कम्युनिज्म क्या कहता था, जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था, वो कहता था कि अगर पैसा कम हो देश में तो होने दो, लेकिन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट हो सबको, ठीक है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल यही कहता है, बट कैपिटलिस्ट मॉडल फॉलो किया इन्होंने तो इनइक्वालिटी बढ़ती चली गई। There was a development of underclass of peasants migrating to urban center and large-scale political suppression of dissent. Disillusioned religious scholars were alarmed at the top-down imposition of Western lifestyle. अब ये जो क्लैरिक्स थे इनको ये पसंद नहीं आ रहा था कि वेस्टर्न लाइफस्टाइल इतनी क्यों इम्पोज की। आज भी ईरान में हिजाब को लेके कंट्रोवर्सी चलती है, राइट। इस बार जो नोबेल प्राइज भी मिला, आई थिंक किसी लेडी को, वो उसी रिगार्ड मिला है कि उसने वो हिजाब कंट्रोवर्सी में अगेंस्ट गई थी गवर्नमेंट के, राइट। बिलीविंग दैट इस्लाम वाज कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम दी सोसाइटी, ठीक है। तो ये पिक्चर यहां तक आते आते टिल 77 ये सिचुएशन थी। तो ऑब्वियसली बात है कि अब ये जो इस्लामिक क्लैरिक्स हैं और जो पीजेंट्स हैं, जो गरीबी सह रहे हैं विद सपोर्ट ऑफ क्लैरिक्स, ये दोनों मिलकर कहीं ना कहीं कुछ रेवोल्यूशन होगा जो सरकार को ये बताएगा कि एक तो इनइक्वालिटी प्लस दिस इम्पोजिशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर, ये दोनों चीज हमें पसंद नहीं आ रही है। Now, distrust of Shah's economic policy and resentment of his autocratic style fueled dissent against the regime. Under these circumstances, there were many protests. Sustained and indirect opposition came from the religious circle led by Ayatollah Khomeini. This person, okay, a Shia cleric living in exile in Paris. The persistent protests instigated by Khomeini's followers swelled include all major cities, which culminated in revolution on 1st February 1979 by Khomeini triumphantly returned to Iran. और ये आदमी ईरान आया और यहाँ का लीडर बना। क्लियर? Now, impact क्या रहा इसका? The Iranian Revolution was a watershed moment, and that not only transformed Iran completely, but also had far-reaching consequences for the world. It caused a deep shift in the Cold War and global geopolitics as US not only lost a key strategic ally, ठीक है, एक तो वो ally चला गया इनका, बट कम्युनिज्म के अगेंस्ट, बट ऑल्सो एक न्यू एनिमी भी प्रोड्यूस कर लिया आपने ईरान के रूप में, और ये न्यू एनिमी आज तक एनिमी बना हुआ है यूएसए का। The Iranian Revolution dramatically altered Middle Eastern politics. It flamed a regional sectarian Cold War between Shia and Sunni, between Iran and Saudi Arabia, and the revolution challenged Saudi Arabia's monarchy and its claim for leadership of Muslim world. क्यों? क्योंकि आज यहां से मोनार्की खत्म हुई है तो कल को सऊदी अरेबिया में भी इस तरह के चैलेंजेस हो सकते थे, तो ये भी सऊदी अरेबिया के लिए हमेशा एक वरी बन गया। उसके बाद फिर मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप के लिए दोनों कंट्रीज में आज तक एक तरह की प्रॉक्सी वॉर चलती है। क्लियर? तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है ईरानियन रेवोल्यूशन, ठीक है। एक बार समझाना था, अब इससे रिलेटेड अगर कुछ भी है, क्योंकि डेफिनेटली जिस तरह का मैसिव अटैक हुआ है ना, ईरान विल डेफिनेटली रिटेलिएट, ओके। अब देखिए, ये जब ये रेवोल्यूशन हुआ ना, तो एक आर्मी बनी इनकी। आप कह सकते हो कि एक ऐसी आर्मी जो इस्लामिक फंडामेंटल्स को जिंदा रखना चाहती है, ठीक है। तो उसे कहते हैं ईरान एलिट रेवोल्यूशनरी गार्ड, राइट, रेवोल्यूशनरी गार्ड। और इसी के एक लीडर हुआ करते थे मिस्टर सोलेमनी। ही वॉज किल्ड बाय यूएस ड्रोन इन इराक इन 2020। तो उन्हीं की बरसी मना रहे थे ये लोग यहाँ पर जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ठीक है। तो ये जो आर्मी है रेवोल्यूशनरी गार्ड, इट हैज बोर्ड कि वी विल टेक दी रिवेंज। अभी उन्होंने डायरेक्ट मेंशन नहीं किया है कि इसमें यूएसए का हाथ है या किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है, बट दे हैव बोर्ड दैट वी विल टेक रिवेंज, राइट। क्योंकि इसमें मोस्टली इस्लामिक स्टेट जो है उसने
रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हमने किया ये अटैक। क्लियर? तो अब तक आपको ये सब समझ में आ गया होगा। रेवोल्यूशनरी गार्ड ये वही 1979 के रेवोल्यूशन से ही निकली है, एक प्राइवेट आर्मी बन के। ओके, फिर इसने ईरान की आर्मी में मर्ज हो गया। उसके बाद ये अभी भी चलती है, और इसके जो लीडर थे सोलेमनी, ही वाज किल्ड बाय यूएस इन ए ड्रोन स्ट्राइक इन 2020। ठीक है, अब देखिए जब ये ड्रोन वगैरह पे क्वेश्चन आए ना, तो दो तीन इंसिडेंट जरूर मेंशन करना। एक तो ये सोलेमनी वाला हो गया, ठीक है, कैसे अपने एनिमीज को एलिमिनेट करने के लिए ड्रोन यूज कर रहे हो, और दूसरा जो रेड सी में आजकल हो रहा है, रेड सी में ड्रोन स्ट्राइक, उसकी उससे अटैक करके कमर्शियल शिप्स को निशाना बनाया जा रहा है। ठीक है, और इसके अलावा एक और मेंशन कर सकते हो, ड्रोन स्ट्राइक सऊदी अरेबिया की एक रिफाइनरी पे किया था हाउदी रेबल्स ने। ठीक है, ऑयल रिफाइनरी को ब्लास्ट कर दिया था। तो ये तीन इंसिडेंट्स अपने आंसर में जरूर मेंशन करना, वो दिखाएगा कि आप पिछले 2-3 साल से बिल्कुल अवेयरनेस रख रहे हो जो भी वर्ल्ड ओवर हो रहा है, राइट? तो वो आपके आंसर को ज्यादा इंपैक्टफुल बनाएगा। चलिए, यहाँ पे महाराष्ट्र ने अपने लोगों को कहा है ओपीएस का ऑप्शन कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट इन दोनों में फर्क जान लेते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मिल सकता है आपको। बिकॉज देखिए, इसका सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ेगा फाइनेंशियल हेल्प पे इंडिया की, राइट? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर। अब पहले मैं आपको ये बता दूं कि ओल्ड पेंशन स्कीम से जब न्यू पेंशन स्कीम में शिफ्ट किया ना अटल जी की गवर्नमेंट के टाइम, तो ये न्यू पेंशन स्कीम ये पॉलिटिशियंस पे लागू नहीं की गई। ठीक है, योर सो कॉल्ड एमपी एमएलए इन सब पे लागू नहीं की गई, सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो थे ऑलरेडी सर्विस में या 2004 के बाद जिन्होंने सर्विस ज्वाइन की, उन पे लागू की गई है। ठीक है, तो ये डबल स्टैंडर्ड यहाँ आपको दिख जाएंगे। पॉलिटिशियंस के लिए रूल अलग है, और बाकी सर्विस क्लास और आम आदमी के लिए अलग है। चलिए, लेट मी टेल यू दिस ओल्ड एंड न्यू पेंशन स्कीम। अब इसमें मैं आपको इन दोनों के डिफरेंस भी दिखाऊंगा, बट एट द सेम टाइम मेंस के लिए आपको इसके दोनों के प्रॉस एंड कॉन्स भी हम डिस्कस करेंगे, और इसके होने वाले इम्पैक्ट, यानी कि आपकी ये पूरा एक मेंस के लिए टॉपिक तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूज़पेपर डिस्कशन का थोड़ा लेंदी हो जाए तो जस्ट डोंट माइंड, बट ये टॉपिक पूरी तरीके से कवर हो जाएगा आपका। की डिफरेंसेस क्या है दोनों पेंशन स्कीम में? ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम। सी, ओल्ड पेंशन स्कीम ऑफर्स पेंशन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए थी। आपकी जो भी लास्ट ड्रॉन सैलरी होगी, यानी आप 60 के होने वाले हो, आप रिटायर होने वाले हो, सपोज कि आपने लास्ट मंथ में सैलरी ड्रॉ की है 50,000, तो आपका फिक्स हो गया कि इसका 50% यानी 25K आपको पेंशन दी जाएगी, राइट? 50% ऑफ योर लास्ट ड्रॉन सैलरी आपको पेंशन मिलेगी, और कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेंगे इसमें। ये कोई टैक्स नहीं लगेगा आपकी पेंशन पे, कोई इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं होता है कि आप यहाँ इन्वेस्ट कर दो तो आपको ये रिटर्न या वो फायदा मिलेगा, इसमें इसमें इन्वेस्टमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए थी। ओल्ड पेंशन स्कीम वॉज ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। नाउ ओल्ड पेंशन स्कीम कैन बी स्विच टू न्यू पेंशन स्कीम, अगर आप चाहो उस वक्त तो। ठीक है, फिर बाद में न्यू पेंशन स्कीम लेकर आए, तब कंपलसरी कर दिया कि अब तो 2004 के बाद जो नए लोग सर्विस में आएंगे गवर्नमेंट जॉब में, उनको न्यू पेंशन स्कीम ही लागू होगी। अब इसमें फर्क क्या है? देखिए, इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय को पे किया जाता है उसकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कि उसे न्यू पेंशन स्कीम में कितना इन्वेस्ट किया है अपनी सर्विस के दौरान, और जब जो भी आपका टोटल इकट्ठा होता है उसका 60% लंप सम आप आफ्टर रिटायरमेंट ले सकते हो, एंड 40% टू बी इन्वेस्टेड इन एन्युइटीज फॉर गेटिंग दी मंथली पेंशन। ठीक है, 60% आप विड्रॉ कर लेना इकट्ठे, और 40% दोबारा इन्वेस्ट की जाएगी ताकि आपको मंथली पेंशन मिलती रहे बार बार। दी एम्प्लॉय कैन क्लेम टैक्स डिडक्शन, उसमें टैक्स डिडक्शन जैसा कुछ नहीं था क्योंकि आप कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहे थे वहां, तो यहाँ पे आपको कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यू कैन क्लेम टैक्स डिडक्शन ऑफ 1.5 लाख अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, एंड अप टू 50,000 ऑन अदर इन्वेस्टमेंट अंडर 80CCD1B। ठीक है, ये दोनों बजट में बहुत बार मेंशन किया जाता है क्योंकि सर्विस क्लास हमेशा यही देखती है कि इनमें क्या चेंजेस किया जाएगा। ओके, 60% जो आपका कॉर्पस इकट्ठा होगा वो टैक्स फ्री रहेगा, बाकी जो 40% है वो टैक्सेबल रहेगा, राइट? अब इसमें ये होगा कि देखिए, द थिंग इज कि आप जब सर्विस कर रहे हो, ठीक है, सर्विस में जब आप हो तो आपको भी कुछ कंट्रीब्यूट करना होगा। जैसे सपोज आपकी सैलरी का 10%, तो आप एम्प्लॉय जो हो आप भी कंट्रीब्यूट करोगे, और उतना ही इक्विवेलेंट अमाउंट गवर्नमेंट अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेगी, राइट? जबकि पुरानी में तो कोई आपका कंट्रीब्यूशन था ही नहीं, वहां तो आपकी जो भी लास्ट सैलरी होगी उसका 50% गवर्नमेंट आपको देगी हर मंथ। ठीक है, यहाँ पे अलग था, यहाँ पे एम्प्लॉयर्स को एम्प्लॉय को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर उतना ही मैचिंग अमाउंट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है एक्टिव, एक होता है ऑटोमेटिक। इसमें सारे सिटीजन एलिजिबल है, आप हम कोई भी एलिजिबल है न्यू पेंशन स्कीम में 18 to 65 ईयर्स के बीच का। ठीक है, जबकि वो ओल्ड पेंशन स्कीम सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए थी। न्यू पेंशन स्कीम में अगर आप एनरोल हुए हो तो यू कैन नॉट स्विच बैक टू ओपीएस इन जनरल, बट सेंटर
government employees can switch back to OPS in case of death or disablement of employees. ठीक है, तो अब प्रॉस एंड कॉन्स जान लेते हैं दोनों के, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो। सी पुरानी जो ओल्ड पेंशन थी उसमें एक चीज अच्छी थी कि वहां पे एक गारंटी थी कि मेरी जो सैलरी थी लास्ट उसका 50% आएगा। न्यू पेंशन स्कीम कोई गारंटी नहीं, आपको इन्वेस्ट करना होगा पैसा, आप इन्वेस्ट करोगे। जैसे सपोज आपने उस कॉर्पोरेट में पैसा दिया, उसके बाद आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं वहां पे अलग अलग, ठीक है। क्या आप किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, या आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहते हो, या कहीं और, ठीक है। उन इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आएंगे, जो रिटर्न आपको आएंगे, उस बेसिस पे डिसाइड होती है आपकी पेंशन। दैट मीन्स देर इज नो फिक्स पेंशन। अब जैसे हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हुए थे, कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। तो ओल्ड पेंशन स्कीम दी, तो एक फैमिली में एक रिटायर्ड थे कोई, उन्होंने आके कहा कि देखिए मुझे सिर्फ 2,000 रुपये पेंशन आती थी ये सारे इन्वेस्टमेंट वगैरह की वजह से, लेकिन इस बार मुझे सीधे सीधे 30,000 पेंशन आई है ओल्ड पेंशन स्कीम के हिसाब से। राइट, तो इतना डिफरेंस था दोनों में। और ये था रिस्क हमेशा इन्वेस्टमेंट को लेके, इसलिए पॉलिटिशियंस ने कभी खुद पे लागू नहीं की। Now, Purani mein there was a well-defined formula in pension that employees were entitled to a pension that is calculated in advance and equal to 50% of their most recent salary. और उसी के साथ साथ डियरनेस अलाउंस भी, दे ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम डियरनेस रिलीफ रिवीजन ट्वाइस ए ईयर। आपको महंगाई भत्ता जिसको हम कहते हैं वो दिया जाता था। ओके, देयर वाज नो सैलरी डिडक्शन फॉर ए फिक्स्ड पे आउट। GPF benefit, additionally the general provident fund was provided by OPS. राइट, कॉन्स क्या थे इसके? लाइबिलिटी रिमेन अनफंडेड, देयर वाज नो कॉर्पस। देखिए इसके लिए सरकार कोई अलग से फंड नहीं बनाती थी कि यार पेंशन फंड बनाइए अलग से, ताकि ये जो एम्प्लॉयज रिटायर होंगे इनके लिए एक फंड दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई अलग से कॉर्पस नहीं था फॉर पेंशन विच वुड ग्रो कंटिन्यूअसली एंड कुड बी डिप्ड इनटू फॉर पेमेंट। तो सरकार के पास हमेशा से पेमेंट का एक रिस्क रहेगा कि कल को अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है तो कहाँ से पे करें, ठीक। Usually budgetary allocation. The union budgetary allocation of 3,86,000 crore in 21 provided for pensions every year. So there was no clear plan on how to pay year after year in future. ठीक है, ये तो अभी देखिए कि न्यू पेंशन स्कीम होने के बाद इतना खर्चा आता है पेंशन का। बर्डन ऑन वर्किंग क्लास, पे एज यू गो स्कीम क्रिएटेड intergenerational equity issues, meaning the present generation had to bear continuously rising burden of pensioners. ठीक है, आज आप हम लोग जो टैक्स वगैरह पे कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टैक्स के पैसे से पेंशन दी जाएगी उस जनरेशन को जो ऑलरेडी अब रिटायर हो चुकी है। राइट, तो इसमें कहा जाता है कि ये एक जो न्यू जनरेशन आएगी हमेशा उस पर एक बर्डन रहता है पहले से जो कैरी ऑन हो रहा है उनपे। फार एक्सटेंडेड पे आउट, better health facilities would increase life expectancy and increase longevity would mean extended payout. अब देखिए एक टाइम था जब हार्डली 35-40 में इंसानों की डेथ हो जाती थी। इसलिए आप अपने दादा और उससे एक जनरेशन पीछे जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि 2 बच्चे ही होते थे मैक्सिमम लोगों के, ठीक है। उसके बाद हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव हुई तो लोग की आयु 65 अब तो 80-85 तक जाती है। तो अब ये पेंशन आपको अगले 25-30 साल देनी है, कुछ लोग 90 साल कुछ 100 साल भी जीते हैं, ठीक है, और वो रिटायर हो रहे हैं 60-65, डिपेंडिंग अलग अलग स्टेट में अलग है, ठीक है। तो आप अगले 30 से 40 साल आपको ये पेंशन देनी है, तो ऑब्वियसली बात है कि इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ साथ आपका जो बर्डन है पेंशन का वो भी बढ़ता जा रहा है। क्लियर। अब हम आते हैं न्यू पेंशन स्कीम में। तो इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या है? पहला फ्लेक्सिबल है, NPS offer a range of investment options and choice of pension funds for planning the growth of investment in a reasonable manner and monitoring the growth of pension corpus. Subscribers can switch over from one investment option to another, from one fund manager to another. ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि यार ये अडानी ग्रुप का बहुत अच्छा जा रहा है तो मैं प्राइवेट में इन्वेस्ट करवा लूंगा अपना पेंशन फंड, ठीक है। मुझे लग रहा है कि नहीं LIC सेफ है, वो कम से कम गारंटी है कि वहां से रिटर्न परसेंटेज कम आएगा बट श्योरली आएगा, वहां रिस्क नहीं है, तो मैं गवर्नमेंट बॉन्ड के लिए ऑप्ट करूंगा। नाउ ओपनिंग एन अकाउंट विद NPS प्रोवाइड्स फॉर परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जिसे हम प्राण कहते हैं, परमानेंट अकाउंट, परमानेंट रिटायर अकाउंट नंबर विच इज ए यूनिक नंबर एंड इट रिमेन्स विद द सब्सक्राइबर थ्रू आउट हिज लाइफ। पोर्टेबल है, NPS प्रोवाइड फॉर सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस जॉब्स एंड अक्रॉस लोकेशन। It would provide a hassle-free arrangement for individual subscriber while he or she shift to new location या job without leaving behind the corpus built as happens in many pension scheme in India. Well regulated, तो it is regulated by PFRDA, ठीक है, अलग से एक अथॉरिटी बनाई गई है इसके लिए, वो रेगुलेट करती है with a transparent investment norms, regular monitoring and performance review of fund manager by NPS trust. ठीक है, ये ट्रस्ट आपके बिहाफ में डिसाइड करता है कि कहां पर इन्वेस्ट करना है, कहां से अच्छे रिटर्न आ सकते हैं।
The account maintenance cost under NPS are the lowest as compared to similar pension product across the globe. While saving for a long-term goal such as retirement, the cost matters a lot as the charges can shave off a significant amount of corpus over 35 to 40 years of investment period. The dual benefit of low cost and power of compounding. So till retirement, the pension wealth accumulation grows over the period of time with a compounding effect. ठीक है? With the account maintenance charges being low, the benefit of accumulated pension wealth to the subscriber eventually become very large. Retirement होते तक आपको 50 लाख 60 लाख इस तरह तक के पैसे मिलते हैं. Ease of access. NPS account is manageable online. ठीक है, बाकी सब फालतू की बातें, पोर्टल एंड ऑल. डिडक्शन फ्रॉम सैलरी. एनपीएस इन कंट्रास्ट टू ओल्ड पेंशन. ओल्ड पेंशन में आपको कोई कंट्रीब्यूट नहीं करना है, एनपीएस में आपको कंट्रीब्यूट करना है. यू हैव मैंडेट दैट एम्प्लॉय डिपॉजिट 10% ऑफ देयर बेसिक पे in addition to dearness allowance. Right? The amount of pension is not set in stone and there is no GPF benefit. जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में जीपीए बेनिफिट होता था. लिंक टू मार्केट रिटर्न. दी स्कीम मेजर फ्लॉ, सबसे मेजर जो फ्लॉ है कि इसका रिटर्न फिक्स नहीं है. इट इज लिंक टू मार्केट. सिंपली पुट द पे आउट इज स्पेक्युलेटिव. ठीक है, कोई श्योरिटी नहीं है कि आपने जहां इन्वेस्ट किया है वहां से कितना रिटर्न आ जाएगा और कितना लॉस में भी जा सकता है. ठीक है, दिस इज द बिगेस्ट कंसर्न इन न्यू पेंशन स्कीम. नाउ कंसर्न रेज ड्यू टू दिस शिफ्ट. तो देखिए फॉर्मर रघुराम राजन जो है वो कह रहे हैं कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ जाएंगे ना तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली कर देगा, स्टेट एक्सपेंडिचर्स को मुश्किल कर देगा. ही एक्सप्रेस्ड हिज कंसर्न ओवर द डिसीजन ऑफ सम स्टेट्स टू रीस्टार्ट द ओल्ड पेंशन स्कीम. लाइक छत्तीसगढ़ ने उस टाइम प्रॉमिस किया था जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, फिर सरकार बदल गई. हिमाचल में ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया गया और कर्नाटका में भी इंप्लीमेंट किया है एंड आई थिंक महाराष्ट्र में भी अनाउंस किया गया था. And suggested that some less costly ways should be found to address the demand of government pensioner. ठीक है, यानी कहीं ना कहीं ओल्ड पेंशन स्कीम एंड न्यू पेंशन स्कीम इसका एक मिड वे बनाने की जरूरत है, जहां पे आप कह सकते हो कि कुछ परसेंटेज ऑफ पेंशन फिक्स हो और कुछ वेरी करे डिपेंडिंग कि आपने कहाँ इन्वेस्ट किया है. राइट, यानी कि पूरी 100% अभी न्यू पेंशन में ना, तो बेटर है कि 50% जो आपकी पेंशन जो आपको मिले वो फिक्स मिले, कि एक मिनिमम अमाउंट लाइक से 15,000. ठीक है, कि इतना तो आपको फिक्स मिलेगा ही मिलेगा पेंशन. ठीक है, और बाकी एडिशनल आपने जो बाकी कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया होगा उस पर डिपेंड करेगा. ठीक है, तो दैट इज अ वे आउट. नाउ सेंट्रल बैंक रिवर्जन टू ओपीएस बाय सम स्टेट पोजेस अ मेजर रिस्क ऑन सब्सटेंशियल फिस्कल होराइजन and would result in accumulation of unfunded liabilities in coming year for them. Punjab projected that pension outlay during 20 to 23 was 15,000 crore. This amount is almost one third of Punjab's tax revenues. ठीक है, पंजाब का रेवेन्यू आता है 45,000, यानी कि जो वर्किंग क्लास है वो इतना रेवेन्यू या टैक्सेस आपको पे कर रही है, बट उसका वन थर्ड तो आपसे पेंशन पे ही खर्च कर रहे हो, तो फिर डेवलपमेंट के लिए क्या बचा. By postponing the current expenses to the future, the report said that state risk the accumulation of unfunded pension liabilities in the coming year. Former RBI Governor D. Subbarao, he said that decision of some state to restart old pension scheme will decidedly a regressive move. Regressive, ठीक है, आप backward जा रहे हो वापस, and will provide more privilege to government servants at the cost of larger public, the majority of which has no social safety net. ठीक है, क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम जो है वो सभी सिटीजन के लिए है. ठीक है, अनऑर्गेनाइज वर्कर जो है, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम कर रहा है, उसके लिए भी है वो. ठीक है, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में जो लोग हैं उनके लिए है. राइट. नाउ अदर इश्यूज क्या है पेंशन सिस्टम में इंडिया में. पहला तो है इनसफिशिएंट कवरेज. अब देखिए ये सब ना आप खुद से पढ़ लेना, एकदम बेसिक है, आप आराम से कर लोगे. ठीक है, यू कैन सेल्फ रेड दैट. मैं न्यूज़पेपर वापस आता हूँ. आई एम सॉरी यार, ये सर्दी जुकाम ना अभी तक ठीक नहीं हुआ है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये मैंने आपको उस दिन ही बताया था 38. ठीक है, इनको ट्राइबल लिस्ट में डाल दिया गया है. ये सब फालतू की न्यूज है, ये सब नहीं देखना है हमें. ओके, सिविल सोसाइटी अंडर सीज. अब देखिए सिविल सोसाइटी इस गवर्नमेंट के टाइम पर सच में प्रॉब्लम में आई है. ठीक है, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ठीक है, ग्रीन पीस है, इन सब पे काफी सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई गवर्नमेंट ने. देखिए सबसे पहले तो उन सिविल सोसाइटीज पे अटैक करा जो कम्युनलिज्म के अगेंस्ट काम करती हैं. ठीक है, यानी कि ये फंडामेंटल हिंदुइज्म, हिंदुत्व जिसको हम कहते हैं,
ठीक है? उसके अगेंस्ट जो काफी बोलते थे या वर्क करते थे उनके अगेंस्ट काफी हुए। उसके बाद जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ट्राइबल्स के लिए काम करते थे, क्योंकि अभी मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा, अडानी ग्रुप की एक माइन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट के चक्कर में भी ऐसे एनजीओस पर अटैक किया गया, राइट। तो यही आर्टिकल वही कह रहा है कि सिविल सोसाइटी अंडर सीज। पहले तो ये पॉइंट अच्छे से नोट कर लो, अपने नोट्स में लिख लो, ठीक है। वंडरफुल एज ए इंट्रोडक्शन दैट इज फ्री civic space regulated under constitutionally guaranteed principle is the essence of democracy. India is lucky to have an unusually diverse and vibrant civil society. Diverse civil society, ठीक है। कोई सी एनवायरमेंट के लिए काम कर रही है, कोई सी ट्राइबल के राइट्स के लिए काम कर रही है, कोई वुमेन राइट्स के लिए काम कर रही है। ये वर्ड लिख लेना, असर्वधर्म समभवा, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। एमनेस्टी इंटरनेशनल, सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज, इवन ऐसी भी सिविल सोसाइटी पे अटैक किया गया है जो गवर्नमेंट की डेटा काउंटर करता है कि नहीं, ये गवर्नमेंट जो कह रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम हो गया है, देखिए हमने कंट्रोल कर लिया है, या हमारा ग्रोथ रेट इतना हाई जा रहा है, तो वो इस पे भी काफी स्टडी करते थे कि नहीं, गवर्नमेंट फ्लॉड डेटा देती है, ठीक है। थोड़ा बड़ा चढ़ा के दिखाती है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को, जबकि इतनी है नहीं, चारों तरफ अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ है, स्पेशली इन दी ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट यूथ। बट उसके बाद भी गवर्नमेंट दिखाती है कि हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत नीचे आ गया, ठीक है। उसी तरीके से कई जगह पर फालतू में यूएपीए लगाकर कई जर्नलिस्ट वगैरह को अरेस्ट किया गया, ठीक है। तो ऐसे भी जो सिविल सोसाइटीज है, सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस, इनको भी काफी परेशान किया गया है, लॉयर्स कलेक्टिव एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये 3-4 नाम याद रख लीजिएगा जो आपके आंसर में दिखने चाहिए। नाउ देयर व्यूज ऑन माइनॉरिटी राइट्स, दलित राइट्स, आदिवासी राइट्स या ट्राइबल राइट्स एंड इक्विटी प्रमोशन। They are actively fighting against the communalism, that is this sort of hatred, hate speech and all, and were the most significantly under attack. The leaders have either been sent to prison or have charges that potentially incarcerate them. Now, organizations like Citizen for Justice and Peace, Amnesty India, Oxfam, and so on. Okay. Center for Policy Research, a significant NGO with American funding working in the non-communal space. ये तो communal space में काम भी नहीं कर रहा है, ठीक है, ये तो बात ही नहीं कर रहा है हेट स्पीच वगैरह की, ये तो पॉलिसी रिसर्च का ऑर्गेनाइजेशन, बट उसको भी परेशान किया गया। Indian state is not even leaving a non-communal organization such as CPR alone. अभी अगर आप देखेंगे ना तो प्राइम मिनिस्टर का एक होता है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, उसकी जो चेयरपर्सन है और साथ में नीति आयोग की जो डेप्यूटी चेयरपर्सन है, ठीक है, ये दोनों सीपीआर के लिए ही वर्क करते थे पहले। यानी ये खुद एक एनजीओ के साथ वर्क करके आए और उसी एनजीओ को आज ये बोला जाता है ये तो एंटी इंडियन है, ये सब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, ये इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को रिटार्ड करना चाहते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। वन ऑफ द एलिगेशंस वाज अगेंस्ट सीपीआर, ठीक है। अब इस एलिगेशन को ध्यान से देखिए। एलिगेशन लगाया गया इन कनेक्शन विद द आदिवासी राइट मूवमेंट दैट इंपैक्टेड द माइनिंग इंटरेस्ट ऑफ गौतम अडानी, ठीक है। वो ट्राइबल्स के राइट के रिगार्डिंग कुछ बोल रहे थे, बट कह दिया गया कि ये तो ये माइनिंग प्रोजेक्ट को हार्म करना चाहते हैं, रुकावट करना चाहते हैं इंडिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस में, और ये एलिगेशन लगा दिया गया है इस एनजीओ पर। नाउ उसी तरह एक और ऑर्गेनाइजेशन है नव सर्जन, विच इज ए लीडर इन ट्राइबल दलित राइट्स। उसी तरह ग्रीन पीस that had to change its identity from one that was strong on its right-based mobilization towards advancing environmental concern and Adivasi right to becoming a lukewarm in this regard. पहले ये बहुत एडवोकेट करता था ग्रीन पीस की एनवायरमेंटल कंसर्न, ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट मत लगाओ, इससे एनवायरमेंट हार्म होगा, या आदिवासी राइट हार्म होंगे यहाँ पे माइनिंग प्रोजेक्ट से। तो ये दोनों चीजों पर ये बहुत वोकल हुआ करता था पहले, बट इसमें फिर सरकार ने डंडा किया एंड ये थोड़ा लूकवार्म पड़ गया। नो कई बार आप पे जबरदस्ती इन्वेस्टिगेशन बिठा दी जाती है ऑन चार्जेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड इस पे, ठीक है। 2019 में कुछ अमेंडमेंट किए गए इन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ठीक है, और जो कि लाया भी फाइनेंस एक्ट के थ्रू था। फाइनेंस एक्ट के थ्रू लाया मतलब राज्यसभा की स्क्रूटिनी को बाईपास करने के लिए। उस अमेंडमेंट से इन्होंने क्या किया, इट इनेबल्ड द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू टू वर्क विद ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। ये जो डेफिनेशन थी कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, इसकी डेफिनेशन को और ब्रॉड कर दिया गया, ओके। और फिर एनजीओस पर अटैक किया गया वाया एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। उसी तरीके से एफसीआरए एक्ट 2010 में अमेंड हुआ, ठीक है, थोड़ा सा टफ बनाया गया इसको यूपीए सरकार के टाइम। उसके बाद 2020 में दोबारा इसमें अमेंडमेंट किए गए, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी अलग से डिटेल में, ठीक है, ताकि उनकी जो फॉरेन फंडिंग थी उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके, ठीक है, और ये और ज्यादा वीक होते चले गए ओवर द ईयर।
Now, apart from FCRA provision, foreign donors are also intimidated by prior reference category list. अब ये prior reference category list क्या है? Okay. इसमें करीब 80 इंटरनेशनली रेप्यूटेड डोनर्स की लिस्ट बनाई गई हु आर मॉनिटर्ड एंड इंटिमिडेटेड फॉर परसुइंग एनी ह्यूमन राइट्स रिलेटेड कॉज। ठीक है, अगर आप हो जैसे ये जो 80 रेप्यूटेड डोनर्स हैं, ठीक है, इनकी लिस्ट बना के कि आपने इस एनजीओ को फंडिंग किया था, इस एनजीओ ने ऐसा काम किया हमारे यहाँ, तो आप पे भी कुछ लाइबिलिटी बनेगी। ठीक है, ताकि उनको इंटिमिडेट किया जा सके कि इस ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा फंडिंग नहीं देना। अंडर द एफसीआरए सीबीआई 2 इज एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट एनजीओ। ये एक चेंज किया गया है, तो याद रखिएगा इसको प्रीलिम्स के लिए। डोमेस्टिक फंडिंग ऑफ नॉन एंड एंटी कम्युनल एनजीओ इज ऑल्सो अंडर सीज, दैट इज सेक्शन 12A एंड 80G, जिससे टैक्स एग्जेम्पशन मिलता था इनको एनजीओ को, इसको भी चेंज कर दिया गया। 2020 की जो अमेंडमेंट हुई उसने क्या किया कि अगर आपको रिन्यू करना है ये टैक्स एग्जेम्पशन के लिए, तो आपको मैंडेटरी सर्टिफिकेट लेना होगा हर 5 साल में। ऐसा नहीं कि एक बार सर्टिफिकेट ले लिया, हर 5 साल में आपको सर्टिफिकेट रिन्यू करना होगा, और साथ में आपको पैन कार्ड नंबर भी देना होगा अपना। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा था कि आपको जो फंड डोमेस्टिक लेवल पे इंडिया में भी जो फंड दे रहे थे ना, उनको भी इंटिमिडेट करना शुरू कर दिया कि आपका पैन कार्ड नंबर है अब तो हमारे पास। ठीक है, तो डोमेस्टिक डोनर्स को भी इंटिमिडेट करना शुरू कर दिया हु विश टू फाइट फॉर कम्युनलिज्म एंड क्रोनी कैपिटलिज्म। ठीक है, दिस सिविक स्पेस इज अंडर सीरियस थ्रेट। राइट, मैं आपको एफसीएनआरए वगैरह और दिखा देता हूं क्योंकि ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा डिटेल में। एफसीआरए ये लेकर आए थे इमरजेंसी के टाइम इन 1976। ठीक है, क्योंकि वहां पर उस टाइम कुछ एप्रीहेंशन था, मैंने आपको बताया कोल्ड वॉर वाला, कि फॉरेन पावर्स जो थी वो इंटरफेयर कर रही थी इंडिया के अफेयर्स में बाय पंपिंग इन फंड्स थ्रू इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उस टाइम ऐसा नहीं है कि अभी मैंने आपको ईरान का बताया, तो ऐसा नहीं है कि यूएस यूके या यूएसएसआर ये इस तरह की कंट्रीज इंडिया में इंटरफेयर नहीं करती थी कि यहाँ की पॉलिटिक्स को भी कंट्रोल किया जाए, अपने फेवरेट लोग बिठाए जाए पॉलिटिक्स में। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री की डेथ, ये सब कंट्रोवर्सी इसी से रिलेटेड है, कोल्ड वॉर से ही। राइट, नो वन नोज द रियलिटी। ठीक है, तो ये फॉरेन फंडिंग को कंट्रोल करने के लिए, और आज की जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या लेके आई है कि अब आप पॉलिटिकल पार्टीज को भी फॉरेन फंडिंग अलाउ कर दी गई है। राइट, जो चीज रोकने की कोशिश की जा रही थी उसको उल्टा हमारी पार्टी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने 2017 में अलाउ कर दिया है। यानी कि आप बस यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग देते रहिए और अपने हिसाब से चीजें चलाते रहिएगा। राइट, सो दैट वाज रियली अ रिग्रेसिव स्टेप। Now, these concerns have expressed in Parliament as early as 1969 because of Cold War. The law sought to regulate the foreign donations to individuals as well as associations, यानी कि NGOs, individuals and associations, so that they function in a manner consistent with the values of sovereign democratic republic, that is India. Objective क्या थे इसके? It requires that every person or NGO, हर आदमी या NGO who wish to receive the foreign donations should be registered under the act. तो आपको under the act खुद को रजिस्टर करना होगा, that is first thing. Open a bank account for receipt of foreign funds and utilize those funds only for purpose for which they have been received and stipulated in the act. जिस पर्पस के लिए आपने वो फॉरेन फंडिंग ली है उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज करना, ये कंडीशंस लगाई गई इस एक्ट में। साथ में अब ये प्रोहिबिट क्या करता है, तो दिस एक्ट प्रोहिबिट द रिसीट ऑफ फॉरेन फंड्स बाय कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शंस, जर्नलिस्ट और न्यूज़पेपर और मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनीज, जजेस, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, member of legislature and political parties or their office bearers and organizations of political nature. Right? अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा था स्पेशली, दी पॉलिटिकल पार्टीज, प्रोहिबिट था पॉलिटिकल पार्टीज को रिसीव करना ये सब, बट प्रेजेंट गवर्नमेंट ने अलाउ की है फॉरेन फंडिंग टू पॉलिटिकल पार्टीज। राइट, नाउ आगे चलते हैं। अमेंडमेंट 2010 में अमेंडमेंट हुए पहले, तो ये क्या थे, टू कंसोलिडेट द लॉ on utilization of foreign funds and to prohibit their use for any activities detrimental to national interest. उसके बाद ये लॉ को फिर से अमेंड किया गया बाय करंट गवर्नमेंट इन 2020, गिविंग गवर्नमेंट टाइट कंट्रोल एंड स्क्रूटिनी ओवर द रिसीट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन फंड्स बाय एनजीओस। तो ये चेंजेस क्या क्या है, इट अलाउ द इंडियंस टू रिसीव अप टू ₹10 लाख एनुअली फ्रॉम देयर रिलेटिव्स अब्रॉड अंडर एफसीआरए। ठीक है, अगर आपके कोई रिलेटिव फॉरेन में रह रहे हैं तो आप 10 लाख तक रुपीस रिसीव कर सकते हो एनुअली। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। अर्लियर दिस लिमिट वाज 1 लाख। If the amount exceeds, the individuals will now have 90 days to inform the government instead of 30 days earlier.
पहले 30 डेज में आपको इन्फॉर्म करना था, अगर इससे ज्यादा अमाउंट हो तो अब आपको 90 डेज मिलते हैं इसके लिए। इट हैज गिवन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस और द एनजीओज 45 days for application of obtaining registration or prior permission under FCRA to receive funds. Earlier this was 30 days, अब हो गई है 45 days. Organization receiving foreign funds will not be able to use more than 20% of such funds for administrative purpose. ये एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। अब इससे क्या हुआ कि आपको जो अपनी मैन पावर थी एक एनजीओ की, ठीक है, उसको थोड़ा सा कट डाउन करना पड़ा, क्योंकि अब आप सिर्फ अपने टोटल जितने फंड आए उसका सिर्फ 20% यूज कर सकते हो। सपोज कि 10 लाख की फंडिंग आई है तो उसमें सिर्फ 2 लाख रुपए ही आप उस पर दे सकते हो। अब अगर आप एक आदमी को सपोज 25,000 भी दो, ठीक है, तो आप 2 लाख में कितने आदमी हायर कर सकते हो? 8 मेंबर्स। अब 8 मेंबर्स इतना बड़ा फंक्शन नहीं कर सकते ना। द लिमिट वॉज 50% बिफोर 2020, तो इसको 50% डिक्रीज करके 20% किया गया। सो दिस वॉज वन थिंग जो एनजीओ को पसंद नहीं आई। इट मेड 5 मोर ऑफेंसेस अंडर द FCRA कंपाउंडेबल, ठीक है, मेकिंग इट 12 इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली प्रोसिक्यूटिंग द ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। अर्लियर सिर्फ 7 ऑफेंसेस थे, अब टोटल 12 ऑफेंसेस ऐसे हैं जो कंपाउंडेबल है। ओके, तो चलिए ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ, आगे चलते हैं। ये टेरर इन तेहरान वही है जो मैंने आपको पूरी स्टोरी समझा दी, ठीक है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, सोलेमनी की डेथ एंड ऑल दिस, तो वो टॉपिक पूरा थॉरली समझा चुका हूं। अब देखिए नो प्रॉब्लम क्या है इंडिया में खासकर कि हमने एनरोलमेंट रेशियो थोड़ा तो बढ़ाया है, ठीक है, लोग ग्रेजुएशन की तरफ जा। पिछले 1-2 डेकेड में क्या हुआ है कि प्राइवेट कॉलेजेस एंड आईटीआईज ये बहुत ज्यादा खुले, बहुत ज्यादा, ठीक। मतलब पहले हुआ करता था कि इंजीनियरिंग के जैसे जो एग्जाम्स होते थे उनमें कट ऑफ हुआ करता था स्टेट लेवल पर, ये कट ऑफ एकदम जीरो कर दिया गया। आप नेगेटिव भी लाओगे तो भी आपको प्राइवेट कॉलेज में किसी ना किसी में एडमिशन मिल जाएगा अगर आप फीस पे कर सकते हो। अब उससे क्या हुआ कि कुछ कॉलेज सिर्फ एक एग्जाम कंडक्ट करने की फैक्ट्री बन के रह गए। एग्जाम कंडक्ट होंगे, आप पास हो जाएंगे, आप डिग्री ले लेंगे। अल्टीमेटली क्या है कि आपको स्किल्स नहीं दे पाया इंस्टीट्यूट आपको जो आपको जॉब दिला सकती है। इसलिए आप सबसे ज्यादा बेरोजगार इंजीनियर्स में ही देखते हो, ठीक है, क्योंकि इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली उसके बाद कोई शॉप खोल के बैठा है, कोई कुछ कर रहा है, राइट। तो जब भी आप हद से ज्यादा इसका मैसिव एक्सपेंशन करते हो इन चीज का, तो प्रॉब्लम आ जाती है क्वालिटी की। क्लियर? एंड दिस इज ट्रू फॉर बोथ, फॉर बॉयज एज वेल एज गर्ल्स। तो हम लोग जो कहते हैं विमेन का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में कम है, तो वो दोनों के लिए ही ट्रू है आजकल। चलिए, fewer than half of India's graduates were employable in 2021, ठीक है, जितने ग्रेजुएट्स हुए हैं उनमें से 50% भी एम्प्लॉयबल नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग ग्रेजुएट्स इज हायर देन इन मैनी अदर डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, और ये हायर होने का एक रीजन ये भी है, जैसे अभी जब राहुल गांधी मिले थे कुछ कुली से, तो वहां पे दो ने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री दिखाई थी और वो कुली का काम कर रहे हैं। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर था, वो अपनी इंजीनियरिंग डिग्री दिखा रहा था कि मैं ऑटो चलाता हूँ लेकिन मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है। नो, अब देखिए हुआ क्या है, पैंडेमिक के टाइम पे क्या हुआ था, 2 साल ऑलमोस्ट 2 साल तक सब कुछ ऑनलाइन चलता रहा। अब वो जो लोग उस टाइम कॉलेज में एंटर हुए थे ना, दे आर नाउ गेटिंग ग्रेजुएट। अब वो ग्रेजुएट हो रहे हैं बट ना उनके पास वो स्किल्स है ना वो नॉलेज है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस बस नाम की थी, एग्जाम भी ऑनलाइन हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। सो देयर एम्प्लॉयबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन इज ए सीरियस कंसर्न नाउ। हायर एजुकेशन एनरोलमेंट रेशियो अगर हम बात करें तो ये 27% है करीब, ठीक है। अब 2012 में देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट ग्रेजुएट्स में कितना था, 20% था। आज वो बढ़ के कितना हो गया, 34%। एंड गवर्नमेंट कहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखिए बहुत कम हो गया है। अब डिलीवरी बॉय और ये काम करवा रहे हो अगर आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, तो उसे आप रोजगार तो नहीं कह सकते यार, वो तो बस जिंदगी काटने वाला जरिया है, राइट। क्योंकि यहाँ डेटा आपको क्लियरली बता रहा है कि 2012 में आपके पास ग्रेजुएट्स में ग्रेजुएट्स में 27% अनएम्प्लॉयमेंट था, जो कि सॉरी ग्रेजुएट ग्रेजुएट्स में 20% अनएम्प्लॉयमेंट था जो कि बढ़ के 34% हो गया है, राइट। और पोस्ट ग्रेजुएट में हाल और बुरे हैं, पहले 18% अनएम्प्लॉयमेंट था 2012 में जो बढ़ के 37% हो गया है, राइट। तो ये कुछ डेटा है जो आपको याद रखना चाहिए। 2012 में 20% से आज बढ़ के ग्रेजुएट्स में अनएम्प्लॉयमेंट इतना है। उसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएट में 18% था 2012 में जो कि बढ़ के 37% हो गया है। क्लियर?
अब ये जो हमारी प्रॉब्लम है ना, ये मोस्टली स्ट्रक्चरल है, बिकॉज आपने बहुत ज्यादा हायर एजुकेशन के कॉलेजेस खोल दिए। ओके, प्राइवेट कॉलेजेस बढ़ते चले गए, बट क्वालिटी डेटोरिएट होती चली गई। These universities just became exam giving institution. Online education is an additional problem. ये ऑनलाइन एजुकेशन और ज्यादा प्रॉब्लम है। ये सर्टिफिकेट कोर्स कर लो, वो सर्टिफिकेट कोर्स कर लो, चाहे आप कुछ सीख पा रहे हो या ना पा रहे हो, डजेंट मैटर। ओके, if graduates are not getting job, that means the economy is not creating any jobs, right? That is one thing. Online learning did cause learning losses. There are clear learning deficiencies. Even these edge tech companies are now downsizing. For example, Baiju, ठीक है, आया बूम और अब बुरी तरीके से फॉल हो रहा है, क्योंकि लोगों को देख रहा है कि नहीं, कोई काम की नहीं है ये सब, ठीक है, इट इज टोटल फ्रॉड। नाउ agriculture is still the largest employment providing sector and share of manufacturing jobs are also coming down. So see, एग्रीकल्चर, हमारा एग्रीकल्चर आज भी पहले की तरह ट्रेडिशनल वे में ही चलता है, वो कोई ज्यादा हाई टेक नहीं हो पाया है, ज्यादा टेक्नोलॉजी हम लोग एग्रीकल्चर में यूज कर नहीं पाए। सो सो जो ग्रेजुएट्स वगैरह हैं उनको इतना अट्रैक्ट नहीं करता है एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक स्कीम भी लेके आए थे, आर्या, रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, ठीक है। आप ग्रेजुएट करवा के आप उससे कहोगे कि जो पुराना पैटर्न है उसी हिसाब से एग्रीकल्चर कर लो। आजकल आप हरियाणा के आसपास तो फिर भी देखोगे थोड़ा हाईटेक फार्मिंग कर रहे हैं, कुछ युवा छोड़ के भी आ रहे हैं अपनी जॉब, इवन बैंगलोर साइड भी। ओके, उनको लगता है कि फार्मिंग से हम अच्छा पैसा बना सकते हैं, डायरेक्ट जो डिलीवरी हो रही है आजकल घरों पे। बट पूरे इंडिया लेवल पर ये बात उतनी ट्रू नहीं है। उसी तरह सर्विस सेक्टर की बात करें तो इट रिक्वायर्स ए हाई लेवल ऑफ नॉलेज, बट लड़कों को जॉब क्या मिल रही है, सिर्फ डिलीवरी बॉयज की। अब सरकार अपना पढ़ना जरूर छाड़ लेती है, क्या कि स्किल्स नहीं है इनके पास, तो वो उनका फेलियर था, या आपने ये जो भर भर के प्राइवेट कॉलेजेस खोल लिए डोनेशन ले लेके, पॉलिटिकल डोनेशन, उसकी गलती है, ठीक है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर एसेंशियली नॉलेज इंस्टीट्यूशन. When they create knowledge, it leads to development of new technologies and the possibilities of new businesses, innovation, entrepreneurship, and startups. Now, there are structural problems. जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे मैंने पूरा ऑलमोस्ट मेंस 450 प्लस में इस पे पूरा लेक्चर दिया हुआ है। ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एज ए जीडीपी इज जस्ट 0.7, जबकि कोरिया में 4 है, इसराइल में 6% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च होता है। एंड ग्लोबली, अब फर्क देखिए, ग्लोबली 70% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करती है प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट करती है 30%, ठीक है। जबकि इंडिया में जस्ट अपोजिट है, इंडिया में 70% गवर्नमेंट खर्च करती है और 30% प्राइवेट। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ प्राइवेट में कंपनीज क्या करती हैं, हम यहाँ से ऑयल खरीदेंगे, ब्रांडिंग करेंगे, बेच देंगे, लीजिए सनफ्लावर ऑयल। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, दे हैव बिकम नॉट यू कैन नॉट टर्म देम एज बिजनेसमैन, बट मेयरली ट्रेडर्स। यहां से खरीदा वहां बेचा, बस, ठीक है। कोई रिसर्च नहीं, कोई इनोवेशन नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। हमारे यहाँ जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हो रहा है वो सब सरकारी पैसे से हो रहा है। थर्ड, अनलाइक इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, द मोस्ट रिसर्च टेक प्लेस इन यूनिवर्सिटीज, ए वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन टेक्स प्लेस इन आर यूनिवर्सिटीज। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी लेवल पर बहुत कम रिसर्च होती है। Now, public research institutions don't have the mechanism of translating their research output into actual usable products and processes. अब हमारे यहाँ कोई रिसर्च हो भी जाए तो बात वहीं आ जाती है कि ये जो रिसर्च हुई है इसको हम लोग एक कमर्शियल आउटपुट में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। और वहीं पे प्रॉब्लम होती है कि यूनिवर्सिटी यानी कि एकेडमिया, उसका लिंकेज ही नहीं है, फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज के साथ, ठीक है। ये लिंकेज मिसिंग है। अगर कोई रिसर्च हो भी जाती है तो उसको कमर्शियलाइज नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशंस टू कन्वर्ट पेटेंट्स और रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च पेपर इनटू प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस, ठीक है। तो हमें ऐसे इंस्टीट्यूट्स बनाने हैं जो सिर्फ रिसर्च करें ही नहीं, बल्कि उनको फिर कन्वर्ट भी कर सकें कुछ प्रोडक्ट्स में, प्रोसेसेस में, जो सेल हो सके मार्केट में। यंग एजुकेटेड रिसर्चर्स आर एब्सॉर्ब्ड इन हाई वैल्यू सर्विसेज. There are 800 multinationals which have set up global hubs for research here in India, ठीक है। रिसर्च हब तो सेटअप कर रहे हैं, बट जो वैल्यू निकल के आती है, दैट रिसर्च फ्लोज अब्रॉड। और एक कुछ तो देखिए, कुछ तो रीजन गवर्नमेंट जॉब्स का जो अट्रैक्शन है ना इंडिया में, वो भी है, क्योंकि जब आपके आईआईटी और एम्स से पढ़े हुए बच्चे डेस्क जॉब करने, आईएएस बनने आ जाते हैं, ठीक है, वो जो काम अपनी खुद की फील्ड में कर सकते थे, जो अचीव कर सकते थे, वो आ गए एक जर्नलिस्ट फील्ड में, राइट। तो यूपीएससी ने अपना जो पैटर्न किया है, स्पेशली मेंस का ऑप्शन हटाने के बाद, ये
पैटर्न कुछ ऐसा हुआ है कि इवन देयर वाज अ स्टूडेंट, आई थिंक वो यूएन के साथ वर्क कर रहा था, ठीक है, वो आया एंड ही सेज दैट मुझे सिर्फ 4-6 महीने लगे प्रिपरेशन में, आई क्लियर दिस एग्जाम। तो आपका जो बेस्ट टैलेंट है, जो प्राइवेट सेक्टर में कुछ और बेटर कर सकता था, वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ आ गया, जो कि एक आप कह सकते हो एक बेस्ट जॉब ही है। नाउ हायर परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयबल women graduates than men, बट पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स इज वेरी लो। तो इसका रीजन है कि देखिए इंडिया में फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन लोएस्ट है वर्ल्ड में, हार्डली आई थिंक 24% समथिंग, बिकॉज गर्ल्स आर गेटिंग बेटर एजुकेशन, ensuring gender parity at secondary level. There is almost parity secondary level पे at least. Okay. Their aspirations are not to get married immediately. अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी, इसका इम्पैक्ट ना बहुत ही सिलेक्टिव रहा है, और एक तो कंफ्यूजन कंफ्यूजन बहुत है इस पॉलिसी में। टू बी ऑनेस्ट, इवन कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने कहा, तो सरकार बदलने के बाद ये भी कह दिया कि हम इस पॉलिसी को हटा रहे हैं, ठीक है, वी आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट, क्योंकि इसका काफी सिलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है हर जगह। हैव नॉट सीन एनी सब्सटेंटिव चेंज इन एजुकेशन सिस्टम ऑन द ग्राउंड। सिर्फ बातें, हवाई बातें ज्यादा है उसमें। इट लेड टू कंट्रोवर्सीज एंड कंफ्यूजन, जैसे कर्नाटका उन्होंने रिवर्स कर दिया, ठीक है। एक कॉमन बेसिस बनाने की बात की गई थी स्टूडेंट को कॉलेज में एडमिशन देने के लिए थ्रू एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। उसमें जो स्कोर आएगा उस बेसिस पर जो कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स हैं वो एडमिशन दे सकते हैं। बट अगेन वो डिसीजन कि आप ये स्कोर आपको यूज करना है या नहीं करना है, ये छोड़ दिया गया हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे। तो वो तो ठीक था, चलो कि चलो ऑटोनॉमी मिलेगी इससे। बट उसके बाद फिर ये सीयूईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये भी इंट्रोड्यूस कर दिया आपने। तो एक तरफ तो एनटीए भी है आपके पास, दूसरी तरफ से सीयूईटी भी है, और फिर इसका स्कोर भी मैंडेटरी नहीं है, वो आपकी ऑटोनॉमी के लिए आप पे छोड़ दिया गया, आपको मानना है मानो, नहीं मानना है। तो ये इतना कंफ्यूजन जो क्रिएट किया गया है, इससे कई स्टेट गवर्नमेंट्स परेशान हो रही है उल्टा, ठीक है। फिर अब कंसेप्ट आ गया है वन नेशन वन एग्जामिनेशन का, तो देयर इज टू मच कंफ्यूजन अबाउट दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इंजीनियरिंग में विमेन आर वेरी वेरी लो, ओके। और हम लोग जेंडर साइड पे तो देखते हैं कि पैरिटी है या नहीं, बट हम लोग सोशल इक्विटी की तरफ नहीं देखते हैं। शेड्यूल ट्राइब, मुस्लिम्स, इनका जो पार्टिसिपेशन है ना हायर एजुकेशन में, इट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू देयर रिजर्वेशन प्रोवाइड, जैसे रिजर्वेशन जो भी देता है इनको 17, 14, 27, उस लेवल पे तो आ गया है। बट उनकी पॉपुलेशन अगर देखें, जो कि ऑलमोस्ट 90% तक जाती है, ठीक है, तो वो 90% लेवल, उस लेवल का पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा है अभी भी उनकी तरफ से, ठीक है। मैं कुछ स्टेट लेवल की बात कर रहा हूँ, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में 87% पॉपुलेशन है एसटी एससी ओबीसी की। Now, this is almost close to much reservation provide, but they are still far lower as compared to their share in the population. The policy doesn't specify equity action. The intervention strategies for promoting inclusiveness and equities for different sets of people need to be different. ITI and polytechnic colleges were helping the poor and marginalized students in learning some skills, but the problem is कि इनके नंबर बढ़ते चले गए, बट क्वालिटी इश्यूज और पुअर होती चली गई इनकी क्वालिटी, ठीक है। एनईपी कहती तो है कि हम लोग जो एनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन में, उसको आज का जो 27% है उससे बढ़ा के 50% करेंगे, वो भी सिर्फ 12 साल में। तो दिस इज सीरियसली बिजेयर गोल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। और आपने गोल तो सेट कर लिया, बट सच ये है कि गवर्नमेंट ने उतना एलोकेशन बढ़ाया भी नहीं है फंडिंग में, बजट में, एजुकेशन के लिए, ओके। सो बेटर ऑल्टरनेटिव ये होगा कि आप स्टूडेंट को क्लास 10 और 12 के बाद डाइवर्ट कर दो आईटीआई की तरफ या वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ, ताकि वो आगे चल के सिर्फ नाम के लिए ग्रेजुएशन ना करें, बल्कि कुछ स्किल्स गेन करें। ओके, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, हाँ, यहाँ पर एईपीएस को हमने पिछले 2 दिन डिस्कस किया है लगातार, ओके। उसमें कहा भी था कि 11% ऑफ फाइनेंशियल स्कैम्स हो रहे हैं, और ये किसने कहा है? I4C जो बॉडी बनाई गई है हमारी, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। पेपर पढ़ो तो पूरा हॉलिस्टिकली पढ़ो। ये है हमारी इंडियन साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। इट वाज सेट अप इन 2018 टू डील विद ऑल द साइबर क्राइम्स इन कॉम्प्रिहेंसिव एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर। इसके 7 कंपोनेंट्स हैं। थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट, क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ठीक है, क्राइम ट्रेनिंग सेंटर, क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट, क्राइम रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर, crime forensic laboratories, and joint cybercrime investigation team. 15 states and union territories have given their consent to set up the regional level पर इन centers को, and it is the state of art center is located in New Delhi. ठीक है। I know discussion थोड़ा लेंदी हो रहा है, but I am trying to make it as holistic as possible, because देखिए आप न्यूज़पेपर के साथ जो एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो,
इसके साथ आप मेंस 450 प्लस में जो लेक्चर्स देखोगे, इसके अलावा प्रीलिम्स की जो रिवीजन सीरीज चल रही है, ठीक है। एंड डेली में आपको, डेली तो नहीं बट एक दो दिन छोड़ के स्टैटिक टॉपिक्स भी आपके रिवाइज करवा रहा हूँ। एंड साथ में जो मेन स्टॉर्मिंग के सेशन होते हैं, ठीक है, जो आज से शुरू होंगे, ठीक है। ये पांचों चीजें जब आप रेगुलर फॉलो करोगे देन यू डोंट नीड टू रेफर एनीथिंग एल्स। और मैं ये सारी चीजें चाहता हूँ कि आप हैंड रिटन नोट्स ही बनाएं एज पर, और फिर उसको प्लेन A4 साइज के पेपर में बनाइए, और फिर अलग अलग अपना सब्जेक्ट का जो सिलेबस के पार्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर लीजिए, और बार बार रिवाइज करते रहिए। आपकी खुद की ब्रेन उस तरह से ट्रेन हो जाएगा कि आप आसानी से मेंस में क्वेश्चन हैंडल कर लोगे, राइट, चीजें कनेक्ट कर पाओगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अब देखिए, इन लोगों ने लॉन्च किया एक प्रेरणा, एन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम, ठीक है। इट विल इट विल ऑपरेट फ्रॉम वर्निकुलर स्कूल, जो कि मोदी जी के बर्थ प्लेस यानी वडनगर में खोला जाएगा। 20 स्टूडेंट के साथ शुरू होगा, 10 बॉयज 10 गर्ल ऑन रोटेशनल बेसिस। दिस प्रोग्राम विल हैव बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी वेयर इन हेरिटेज मीट्स इनोवेशन, एक प्रेरणा। अब यहाँ पे आता है ART रूट, ठीक है। तो असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट आया था 21 में, ठीक है। मैं अभी दिखाऊंगा आपको इसमें और सैरोगेसी एक्ट में फर्क, दोनों 21 में ही आए थे। यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है हमें डेटा दीजिए सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी से कि कितनी सिंगल वेमेन ने, लाइक सिंगल वेमेन लाइक जो डिवोर्स है या विडो है, ऐसी कितनी सिंगल वेमेन है जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी का यूज किया है, ठीक है, इसकी इसकी हेल्प ली है। ओके, सो ये बहुत अच्छी चीज हुई थी कि सरकार ने इसमें सिंगल वुमेन और अनमैरिड वुमेन दोनों को इंक्लूड किया था, ठीक है, ART में, ठीक है। सैरोगेसी में ऐसा नहीं है, ठीक। ART एक्ट में इट इंक्लूड्स अलाउड सिंगल एज वेल एज अनमैरिड वुमेन बोथ, ठीक है। बट सैरोगेसी में ऐसा नहीं है, वो भी मैं आ रहा हूँ उस पर। ART is offered as a treatment for infertility and to prevent congenital abnormalities. Difference between Surrogacy Act and ART Act, ये मुझे आपको बताना है। See, surrogacy, it relates to surrogacy and infertility treatment where a third person जो एक surrogate की तरह act करेगी। But ART acts में it can be availed by commissioning couple themselves and it is not always necessary that a third person is involved. ART में third person की जरूरत हमेशा नहीं है। सरोगेसी इज अलाउड टू ओनली इंडियन मैरिड कपल, ठीक है, इंडियन भी होना चाहिए और मैरिड भी होना चाहिए। ART प्रोसीजर्स आर ओपन टू मैरिड कपल्स, लिव इन पार्टनर्स, सिंगल वेमेन एंड ऑल्सो टू फॉरेनर्स। याद रहेगा। इट प्रोहिबिट्स द कमीशनिंग ऑफ सरोगेसी इन इंडिया बाय फॉरेनर्स और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन card holders, but NRIs holding Indian citizenship can avail surrogacy. Okay, remember this point. NRIs are allowed to have surrogacy. Now, foreigners can visit India under medical tourism to avail ART services. ठीक है, ये foreigners को अलाउ है, ये foreigners को अलाउ नहीं है, सिर्फ NRIs को अलाउ है। There will be National Surrogacy Board that will be involved in policy making and act as a supervisory body, and state boards that will act as executive bodies. ART Act provides for national board with the powers vested in civil code under Code of Civil Procedure. About 1,000 clinics are practicing surrogacy in India according to Health Ministry, and ART practicing clinics are likely to be more. ठीक है, चलिए वापस आते हैं। नेक्स्ट है आदित्य L1, तो इसको हम ऑलरेडी पहले डिटेल में कवर कर चुके हैं। फाइनली इसको L1 ऑर्बिट में स्टैब्लिश कर दिया जाएगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लाग्रांज पॉइंट 1। मैं सारे पॉइंट आपको पहले बता चुका हूँ। दिस विल बी फर्स्ट इंडियन बेस्ड स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी टू स्टडी द मून, ठीक है। L1 की डिस्टेंस क्या है अर्थ से, 1.5 मिलियन, जो कि हार्डली 1% डिस्टेंस है सन का, सन जितनी दूरी पे, ठीक है। ये स्टडी करेगा, 7 पेलोड ले जा रहा है, और ये स्टडी करेगा सन के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड पार्टिकल डिटेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे न्यू एंटीबायोटिक ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, देखिए यहाँ पर रिसर्चर्स हैव आइडेंटिफाइड न्यू क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स विद द पोटेंशियल टू टैकल द ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, जिसका नाम है एसिनेटोबैक्टर बाउमेनी, ओके, जोसुरा बाल्पिन, ये एंटीबायोटिक है, क्लियर। अब देखिए आज शाम को जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होगा उसमें एंटीबायोटिक्स पे हम लोग डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के उभरा है आजकल, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है इंडिया के लिए। नाउ अब ये जो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी स्कीम है,
एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ठीक है। इसको एक्सपेंड किया जाएगा क्योंकि अभी तक ये कवर करता है क्रेडिट एक्सटेंडेड टू एक्सपोर्टर्स एंड इवन इंडिविजुअल एक्सपोर्टर्स ऑफ जैम एंड ज्वेलरी, ठीक है। इंडिविजुअल एक्सपोर्टर्स को भी कवर किया जाएगा, इसका एक्सपेंड, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको ये स्कीम जो कभी है ये फिर कभी बता दूंगा, ठीक है। हमारा टारगेट है कि इस इंडस्ट्री को, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को $100 बिलियन तक का बनाया जाए। अब गवर्नमेंट ने भाई माइक्रो मैनेज करना शुरू करा है चीजों को, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा दिए स्क्री और इलेक्ट्रिकल्स पे, बट ऑल नॉनसेंस, नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। साइबर क्रूक्स वगैरह, तो ये रैंसमवेयर अटैक वगैरह जो है ये बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि देखिए इंडिया की एक तो पॉपुलेशन 1.4 करोड़ 140 करोड़ है, एंड रैपिडली एक्सपैंड भी कर रही है इकोनॉमी हमारी, और काफी हम लोग डिजिटाइजेशन की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये साइबर अटैक ये सब ऑब्वियसली यहाँ से बढ़ना ही है, कम नहीं होना है। यहाँ पे म्यांमार बॉर्डर पे क्लैश चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि कल भी मैंने आपको जो एक्ट लिया था मैंने उल्फा, उसमें बताया था, ठीक है। देयर इज अलायंस ऑफ एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप्स दैट हैज लॉन्च एन ऑफेंसिव अगेंस्ट द मिलिट्री जनता जो वहां पे रूल कर रही है। ये सब छोड़ दीजिए। हाँ, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। देखिए यहाँ पे रिसर्चर्स ने क्या किया है, इन्होंने प्लांट सेल का यूज किया है टू प्रोड्यूस ड्रग फॉर कैंसर। सी, researchers at IIT Madras and Mandi have metabolically engineered plant cells to increase production of anti-cancer drug that is camptothecin, ठीक है। इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इन्होंने एक प्लांट सेल को इंजीनियर किया है। नाउ द एलोपैथिक मेडिसिन इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग Nathepodides pneumoniana. It is a native endangered plant. It requires around 1,000 ton of the plant material to extract 1 ton of CPT, that is this medicine, right? एक तो ये IUCN की रेड लिस्ट में आता है बिकॉज 20% तक डिक्लाइन हो चुका है ये प्लांट पॉपुलेशन, और ये इंडिया के वेस्टर्न घाट से मिलता है। मोस्टली ये नेटिव है चाइना का एंड इंडिया का। यहाँ पे इन्होंने आइडेंटिफाई किया एक माइक्रोब एज अ सस्टेनेबल एंड हाई यील्डिंग अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ CPT. Researchers say that the study could pave the way for effective and efficient commercial production of the drug and other medically important alkaloids and reduce the need to cut down the endangered plants. ठीक है, तो इस प्लांट का नाम पूछा जा सकता है आपको कि ये किस चीज में यूज होता है, और ये भी पूछा जा सकता है ये मिलता कहाँ है, तो ये वेस्टर्न घाट में मिलता है हमारे यहाँ, और नेटिव है इंडिया चाइना का। सारी फंडिंग किसने दी है? SERB और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, और जो कि अभी मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हमारे यहाँ 70% जो भी फंडिंग मिलती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, ये गवर्नमेंट बॉडीज हैं दोनों। कैम्प्टोथेसिन इज ए मॉलिक्यूल प्रोक्योर्ड फ्रॉम नेचर, ये जो ड्रग्स है, ठीक है। इन लोगों ने आइसोलेट किया एक प्लांट सेल ऑफ नेथोपोडाइट्स निमोनियाना, ठीक है, ये जो प्लांट का नाम है, विच इज नेटिव टू इंडिया, ठीक है। इस प्लांट का नाम याद रख लो, ये आपको डायरेक्ट शायद 2 मार्क्स देकर जाए प्रीलिम्स में। Now, camptothecin is majorly produced in Southeast Asian region, with the plant being largely found only in China and India. It is critically endangered in China, okay, and India में it is native of Western Ghats. Alright, तो यहाँ पे ये खत्म होता है हमारा था हिंदू। जल्दी से इंडियन एक्सप्रेस को और देख लेते हैं, जो न्यूज ओवरलैप करेगी उसको इग्नोर करेंगे हम, ठीक है। आदित्य L1, ठीक है, देख चुके हैं हम ऑलरेडी, ओके, नॉट इम्पोर्टेंट। नाउ यहाँ पर हमारे जो फॉर्मर आर्मी चीफ थे इनकी लद्दाख पे एक बुक निकाल रहे हैं ये, तो उसमें 2 चीजें करने वाले हैं, एक तो अग्निपथ स्कीम पे कुछ बातें कर रहे हैं, और गलवान वैली पे जो क्लैश हुए थे उस पर कुछ बातें। तो सरकार ने भी रोक दी इनकी बुक कि पहले आर्मी जो है उसको रिव्यू कर लेने दो इस बुक को पूरा अच्छे से, ताकि इसमें कुछ ऐसा ना हो कि चाइना के साथ जो ऑनगोइंग नेगोशिएशंस हैं उन पे कुछ इम्पैक्ट पड़े। तो अभी इस बुक को फिलहाल होल्ड पे डाल दिया गया है। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत पुरानी न्यूज़ है, मैंने आपको एक बार बताया था, कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था कि जो अडल्ट गर्ल्स हैं इनको अपनी सेक्सुअल अर्ज कंट्रोल करनी चाहिए, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। इस तरह की एडवाइस नहीं देनी चाहिए कोर्ट को। नो, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट सी ब्रिज कहाँ बना है? अटल सेतु, महाराष्ट्र में, ये जो आपको दिख रहा है, कनेक्टिंग मुंबई सेवरी टू नवी मुंबई। गिफ्ट सिटी में अल्कोहल बैन को ईज किया गया है, क्यों? क्योंकि गिफ्ट सिटी को हम क्या बनाना चाहते हैं, वर्ल्ड ओवर एक फाइनेंशियल हब बनाना चाहते हैं, लाइक दुबई, सिंगापुर एंड लंदन। तो अब जो यूथ है, जो वर्किंग है, उनका क्या है, वो नाइट में
सब वाइन एंड डाइन वाली की लाइफस्टाइल पसंद है, तो गुजरात में बैन है अल्कोहल, बट गिफ्ट सिटी में इसको रिलैक्स किया जाएगा। यहाँ पे ग्लोबल टाइम्स का एक आर्टिकल है जिसने मोदी जी की तारीफ की है। इट एक्नॉलेजेस इंडियाज रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, improvement in urban governance and a shift in attitude towards international relations। ओके, अब देखिए जरा यहाँ पे आजादी कितने साल हो गए, उसके बाद एलओसी के पास 2 रिमोट विलेज हैं जहाँ पे ऑलमोस्ट 1300 रेसिडेंट्स रहते हैं, उनको अब जाकर इलेक्ट्रिसिटी मिली है, कुडियान एंड पाटरू। ठीक है, अभी तक डीजल जनरेटर से काम करते थे वो। अब स्ट्रीट वेंडर एक्ट आया था 2014 में। इसमें स्टेट गवर्नमेंट को जिम्मेदारी दी गई थी टू कंस्ट्रक्ट एक ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटी। ओके, और 10 साल हो गए इस एक्ट को आए हुए, बट अभी तक कई स्टेट्स ने ये ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी नहीं बनाई है। ठीक है, हर लोकल बॉडी में बनाने की बात की गई थी। कई बार क्या होता है, स्ट्रीट वेंडर्स के साथ गलत हो जाता है, जैसे कई बार पुलिस हैरेस कर लेती है उनको। ठीक है, तो उसके लिए बनाने की बात की गई थी कि एक कमेटी बनाइए, विच शुड बी हेडेड बाय रिटायर्ड सिविल जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट एज द चेयरपर्सन, एंड साथ में 2 अदर प्रोफेशनल। हैरेसमेंट बाय पुलिस या लोकल्स, जैसे लोकल्स का एक बार हमने देखा था गुजरात में, एक नेपाली उसने आके ठेला लगा लिया था एंड वहां के दुकानदारों से उसको मार के बंद करा दिया था। ठीक है, कंपटीशन नहीं चाहिए था। ओके, सो only 17 states have conducted such committees, constituted such committees. GRCs have the potential to foster a more inclusive and supportive environment. ओके, पहले इसको देखते हैं। एमएसपी, एग्जिस्टिंग एमएसपी एंड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी फेवर्स ओनली फ्यू क्रॉप्स। तो हाँ, देखिए राइस बीट वगैरह के लिए जो एमएसपी है ना, उसकी वजह से काफी फायदा हुआ है उसको तो, बट ऑयल सीड एंड पल्स फार्मर्स के साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है इसमें। पहली बात तो इनको जो एमएसपी होती है वो पेपर पे रह जाती है। जैसे मस्टर्ड ये सेल कर रही है 5,000 के आसपास और 4,800 के आसपास, जबकि इस पे एमएसपी कितनी अनाउंस की गई है, 5,600 एंड 5,400 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो उससे नीचे सेल कर रही है मस्टर्ड पे, तो पहले तो ये धोखा हो गया। सेकंड बायस है इम्पोर्ट के साथ, क्योंकि जब आप व्हीट इंपोर्ट करते हो तो 40% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। ठीक है, राइस इंपोर्ट करते हो 70% लगती है, शुगर इंपोर्ट करते हो 100% लगती है। क्यों? ताकि डोमेस्टिक फार्मर को प्रोटेक्ट किया जा सके। बट ये क्रूड क्रूड पाम, सोयाबीन और सनफ्लावर के टाइम पर ये इंपोर्ट ड्यूटी 0 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंसान क्रूड पाम या सोयाबीन ग्रो कर रहा है उसको नुकसान हो जाता है कि फॉरेन से आया हुआ ज्यादा सस्ता होता है। सो आर दी मोस्ट ऑफ द पल्सेस एक्सेप्ट चना एंड मूंग, उनके साथ भी यही भेदभाव हो रहा है इंपोर्ट में। नाउ इंडिया's edible oil imports have risen to 16.5 million ton between 13 to 22। ठीक है, जिसकी वैल्यू जाती है करीब करीब 16.7, और ये एडिबल ऑयल इंपोर्ट पर ही क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने 2020 में। ठीक है, कि इनमें से कौन सा हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। अरे, यानी कि हम ऑलमोस्ट 2/3 अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन का इंपोर्ट कर रहे हैं। उसी तरीके से पल्सेस, ठीक है, तो यहाँ पे इंपोर्ट गिरे जरूर है फ्रॉम 6.6 मिलियन टन टू 2.5 मिलियन टन, दैट इज गुड थिंग। ओके, 90% अब हम ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट है इन पल्सेस, बट द करंट ईयर हैज सीन ए रिसर्जेंस ऑफ इंपोर्ट। पिछले साल तक हम डिक्रीज हो रहा था, बट इस साल फिर से इंपोर्ट बढ़ गए, क्योंकि सरकार अब ले रही है प्रो कंज्यूमर स्टांस, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं तो महंगाई नहीं दिखना चाहिए दाल में, राइट। तो इस वजह से इन्होंने इंपोर्ट थोड़ा सा ईजी कर दिए हैं। Now, oilseeds and pulses have not received enough research and development assistance as well। हमने बात की है कई बार राइस के बारे में, ठीक है, अलग अलग वेराइटी से रिसर्च वगैरह करते रहते हैं बेटर इंप्रूव वेराइटी बनाने की, बट ऑयल सीड और पल्सेस के केस में उतना रिसर्च को फोकस नहीं दिया गया है। और फिर जब बात की गई कि ये ऑयल सीड और पल्सेस हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रो करें, हाइब्रिड मस्टर्ड, तो उसको भी रेजिस्टेंट मतलब उसको भी अलाउ नहीं किया गया। ठीक है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट सोयाबीन टेक्नोलॉजीज, इन सबको अलाउ नहीं किया गया है। Even in pulses, the breakthroughs have largely been limited to breeding of short duration and photothermal insensitive varieties in chana and moong। Now, MSP and procurement policy favoring only few crops, तो farmers जो होते हैं they respond to price signals and incentives। जितने बढ़िया प्राइस मिलेंगे वो उस हिसाब से वो चीज ज्यादा ग्रो करना शुरू कर देते हैं। एमएसपी शुड सप्लीमेंट नॉट सप्लांट द मार्केट, क्योंकि अगर आप देखेंगे 2 सब सेक्टर जो कि लाइवलीहुड, लाइव स्टॉक एंड हॉर्टिकल्चर, ठीक है, इनमें कोई ज्यादा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है एंड इनकी ग्रोथ रेट बहुत अच्छी रही है पिछले कुछ टाइम में, क्योंकि टोटली मार्केट बेस्ड है, एकदम डिमांड के हिसाब से। जैसी डिमांड आएगी उस हिसाब से, आपकी अगर ऑर्गेनिक फूड की डिमांड है तो उस हिसाब से प्राइस होते हैं। ठीक है, वहां पे कोई रेगुलेशन नहीं है। नाउ द क्रॉप क्रॉप सब सेक्टर
on the other hand, exhibited less dynamism, in which MSP-based market distortions are less. Okay. So this needs correction, and the best way is to replace all the price-based support, whether MSP or input subsidies, with per acre income transfer. Example was Telangana and Odisha. क्लियर? अब यहां पर आ रहे हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करने. The world struggles to contain the toxic legacies of 23 like cruel regional wars, Israel and Ukraine, civic conflicts, कई countries में चल रहा है ये दो, undeniable stories of anthropogenic harms like technocrats, ecocrats, bureaucrats across the world. एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई, एक मीटिंग हुई ऑन यूज एंड गवर्नेंस ऑफ एआई एंड रिलेटेड फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज बाय यूनिसेफ. ठीक है, फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज एंड आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज, ये एक सबसे बड़ा थ्रेड है आजकल, जिसपे एक प्रॉपर रेगुलेशन चाहिए, एंड रेगुलेशन सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं, ये वर्ल्ड लेवल पर ही हो सकता है. द प्रिंसिपल फॉर एथिकल यूज ऑफ एआई इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम वाज एन्यूमरेटेड इन द फेमस यूनेस्को डिक्लेरेशन. ओके, और जिसके मेन प्रिंसिपल्स क्या थे? प्रिंसिपल्स वर कि रिस्पेक्ट, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स एंड ह्यूमन डिग्निटी, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिवनेस. ठीक है, आजकल जरूरत हो गई है डिजिटल सॉवरेनिटी की, सब लोग अपना डेटा अपनी कंट्री में ही रखना चाहते हैं. द प्रिंसिपल ऑफ टेरिटोरियल सॉवरेनिटी इज स्लोली बट श्योरली बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दैट ऑफ डिजिटल सॉवरेनिटी. Disinformation, misleading information, and even the hate speech are the orders of the day, and this is equally true in India also. How to prevent these evils in the governance and development so that some truth and accountability is ensured? AI is the engine behind big data analytics and IoT, Internet of Things. To capture personal information, create detailed behavioral प्रोफाइल. ठीक है, जैसे आप अगर कोई चीज सर्च करते हो, शूज सर्च कर रहे हो बार बार, तो वो रेकमेंड होने लगते हैं आपको. आपने सर्च किया गूगल पे, वो आपको यूट्यूब पे भी दिखाने लगता है, दिस शूज दैट शूज, राइट. यानी कि वो आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं. एंड सेलर्स द गुड्स एंड एजेंडा. प्राइवेसी, एनोनिमिटी एंड ऑटोनॉमी रिमेन द मेन कैजुअलिटीज ऑफ एआई's एबिलिटी टू मैनिपुलेट द चॉइसेस इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक डिसीजन. अब यहाँ पे चाइना की बात है कि यहाँ पे सब कुछ स्टेट ड्रिवन है. ठीक है, वो स्टेट ड्रिवन रेगुलेटरी मॉडल है वहाँ का पूरा. ठीक है, और जो अथॉरिटेरियन रिजिम को अट्रैक्ट भी बहुत करता है कि हाँ ऐसा ही रेगुलेशन चाहिए हमें भी. इवन इंडिया को भी वैसे ही कुछ है. China's technological development is impressive and its way of harnessing the technology is often deeply oppressive. It appeals to many developing authoritarian countries because it combines political control with tremendous technological success. The promise of an uncertain future of techno-political, although it remains open, whether surveillance capitalism, digital authoritarianism, or liberal democratic values will prevail as a foundation for human engagement and for our society as we advance further into digital era. The use of AI technologies for war and terror, ये सबसे बड़ा थ्रेट है आज वर्ल्ड पे. ठीक है, कि आप मशीनों को छोड़ दीजिए बस लोगों को मारने, तो फिर हम तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ये कोशिश कर रहे थे वॉर में भी ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाएं, कि अगर किसी ने सरेंडर कर दिया है या पकड़ा गया तो उसको मारा ना जाए. तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर हम यूज करने लगे तो वो थोड़ी समझेंगे. यूज ऑफ एआई टेक्नोलॉजीज फॉर वॉर और टेरर पर्पस और पर्सपेक्टिव, बट एआई हैज नाउ irreversibly revolutionized warfare. The use of unmanned, lethal, autonomous weapon system, abbreviated in unconscious irony, illustrate complete machine learning dependence and dehumanization of the means of warfare, setting back the project of international humanitarian law. राइट. अब देखिए, ये गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम है कि पहले लॉ बना लो उसके बाद डिस्कस करेंगे, जबकि उल्टा होना चाहिए कि पहले सभी स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट कर लो, सबके ओपिनियन और व्यूज ले लो, उसके बाद लॉ इनेक्ट करो. हमने किसान बिल जब लाए थे 3, तब भी यही गलती की थी, और अब जो भारतीय न्याय संहिता लेकर आए हैं और जो ट्रक ड्राइवर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें भी यही गलती की है. तो ये टर्म अपने आंसर में यूज जरूर करना. लेजिस्लेट फर्स्ट, डिस्कस लेटर अप्रोच इज नॉट गुड. यहाँ पे कुछ है जो आप एथिक्स में यूज कर सकते हो. ए पर्सन हु इज नॉट थैंकफुल टुवर्ड्स पीपल कैन नेवर बी थैंकफुल टुवर्ड्स द ऑलमाइटी. लोग आंगनबाड़ी में बच्चों का खाना चोरी करेंगे, करप्शन करेंगे, उनकी स्कॉलरशिप्स खाएंगे गरीब बच्चों की, और उसके बाद फिर भगवान के पास जाके मंदिर मस्जिद चर्च में सॉरी बोल के चढ़ावा चढ़ाएंगे. तो ये पॉइंट उसके लिए बिल्कुल वैलिड है. ओके, ये इशू मैं आपको समझा ही चुका हूँ, ईरान वाला. ठीक है, यूक्रेन और रशिया ने स्वैप किए हैं 2000 प्रिजनर्स, बट काम की बात ये देखिए, यूएई ने मीडिएशन किया था दोनों के बीच. ओके,
तो यूएई सऊदी अरेबिया हमेशा से माने जाते थे इसके पार्टनर्स, यूएसए के क्लोज पार्टनर, बट इवन नाउ दे आर लुकिंग फॉर न्यू पार्टनर्स, राइट। अकेले यूएस पे रिलाय नहीं कर रहे हैं, क्यों? ऑल बिकॉज यूएसए का जो अनकंडीशनल सपोर्ट रहा है इसराइल को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे जो शिपर्स हैं वो एक्सपोर्टर्स, उन्होंने कहा भी है कि वी नीड एडिशनल सिक्योरिटी इन द रेड सी ट्रेड रूट, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ है कि 25 to 30% प्राइस बढ़ गई है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। पीएलआई गवर्नमेंट, सरकार इसको और ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर रही है, अभी तक ये 14 सेक्टर्स पे लागू होती है और 14 सेक्टर्स पे ही रहेगी। यहाँ पे वाइट गुड्स है तो वाइट गुड्स कहलाते हैं एसी और एलईडीज वगैरह। दिस इज ऑफ नो यूज। राम टेम्पल की बात है तो इसमें सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि अगर आपने नगर स्टाइल पढ़ा है तो पर उसी स्टाइल में बनाया गया है, ठीक है। एक सेक्टम सेक्टोरल होगा और राम जी का दरबार होगा ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। 5 मंडप बनाए जाएंगे, ठीक है। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप एंड कीर्तन मंडप, ठीक है। 4 कॉर्नर में 4 कंपाउंड बनाए जाएंगे डेडिकेटेड टू सूर्य, भगवती, गणेश एंड शिवा। इसके अलावा नॉर्थ और साउथ साइड पे 2 टेम्पल होंगे, अन्नपूर्णा एंड हनुमान टेम्पल। साथ में टेम्पल होंगे महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, निषादराज एंड शबरी के भी। 21 हाई फुट ग्रेनाइट का प्लिंथ तैयार किया गया है, इतना बड़ा ऊंचा प्लिंथ है, उसके ऊपर बना है पूरा टेम्पल, ठीक है। एम्फोसिस क्या है कि 70% जो एरिया है आउट ऑफ दिस 70 एकड़, इट शुड बी लेफ्ट ग्रीन, रैम्प्स, लिफ्ट्स वगैरह लगाई जाएंगी। यहाँ पर एक है मलंगढ़ हिल्स, अब इसकी डिमांड की जा रही है कि ये एक हिंदू श्राइन है। तो मलंगढ़ ए हिल फोर्ट, इट इज रेवर्ड बाय बोथ हिंदूज एज वेल एज मुस्लिम्स। यहाँ पर 1954 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिस दरगाह वॉज कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर, यानी हिंदू मुस्लिम दोनों का है। इट कैन नॉट बी गवर्न ईदर बाय हिंदू और मुस्लिम, ओके, बट ओनली बाय इट्स ओन स्पेशल कस्टम और बाय जनरल लॉ ऑफ ट्रस्ट। द ट्रस्ट हैज बोथ हिंदू एज वेल एज मुस्लिम मेंबर्स। हिंदूज परफॉर्म आरती ऑन इट्स प्रीमाइसेस ऑन फुल मून डे, बट मिड 1980s में शिवसेना लीडर थे आनंद दीगे, उन्होंने क्लेम किया कि दिस श्राइन बिलोंग टू हिंदूज एंड इट इज अ साइट ऑफ 700 ईयर ओल्ड मचिंद्रनाथ टेम्पल, ठीक है। तो ये कंट्रोवर्सी दोबारा से रिवाइव की जा रही है। ओके, बाकी स्पोर्ट्स है। सो आई नो दिस सेशन गॉट बिट लेंदी, बट आई होप कि आपको काफी नॉलेजेबल लगा हो, एंड डू गिव योर कमेंट्स। एंड साथ में प्लीज संडे से पहले आप पे से जिसको भी कोर्स ज्वाइन करना हो, रिवीजन कोर्स, प्लीज कर लीजिएगा। उसमें स्टैटिक एज वेल एज करंट, ठीक है, दोनों चीज हम रिवाइज करेंगे। साथ में प्रीलिम्स एक्स्ट्रा हो चाहे हमारा मेंस 450, वो सब उसी के साथ एक्सेसिबल रहेगा। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।